हेलो कमांडर्स, वेलकम टू SAPS क्लासेस ऑनलाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए, तो बाबू हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में सेल साइकिल और सेल डिवीजन को ख़त्म कर लिए थे पूरा। हम लोग वेल डिफाइन करके समझ ले कि सेल साइकिल सेल डिवीजन होता क्या है ना, कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है, मिटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, इंटरफेज में G1 फेज क्या है, S फेज क्या है, G2 फेज क्या है, मियोसिस में मियोसिस 1 क्या है, मियोसिस 2 क्या है, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 क्या है, प्रोफेज 1 में याद है ना LZPD स्क्वायर, ठीक है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। फिर हम लोग मेटाफेज 1 को देखें, एनाफेज 1 को देखें और फिर टीलोफेज 1 को देखें, है ना। फिर हम लोग मियोसिस 2 में आए तो मियोसिस 2 में फिर हम लोग प्रोफेज 2 को देखें, मेटाफेज 2 को देखें। इवन कहने का मतलब है कि हम लोग पूरा का पूरा सेल साइकिल सेल खत्म कर लिए, ठीक है। और उसके बाद हम फिर कल आप लोग का टेस्ट लिए थे जिसमें आपका 52 क्वेश्चन था, ठीक है ना, सॉरी 51 क्वेश्चन था, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन बाबू हम बताए थे आपको कि 30 ईयर्स यानी कि पिछला 30 साल से जो NEET यानी कि नीट के एग्जाम में पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन हम दिए थे आप लोगों को कि पिछला 30 साल से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है नीट के एग्जाम में, ठीक है। हम वही आप लोग को दिए थे, मतलब पिछला 30 साल से नीट के एग्जाम में सेल साइकिल और सेल डिवीजन से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है वो आपको हम दिए थे, ठीक है। और आप सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अगर हम सबसे टॉपर के नाम बताएं, सबसे पहले आपका नाम है नेहा, ठीक है, जिन्होंने अपने क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन को सही किया, 50 में से 50 क्वेश्चन का सही था, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में है त्रिशा, ठीक है ना, जिन्होंने अपने क्वेश्चन से 31 क्वेश्चन को सही किया। तीसरा में है सलोनी, जिन्होंने अपने 51 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को सही किया, ठीक है। उसके बाद फिर सुमित, ठीक है ना, फिर आपका सुमित का अप्रॉक्स 25 सही था, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अंजलि, ठीक है ना, जिनका 23 सही था, ठीक है। मतलब हाँ ऐसा ही सीक्वेंस था, ठीक है ना, मतलब ऐसा ही जो सबसे पहला था वो नेहा था, ठीक है। देखिए अब नेहा का 50 सही है और जो आगे बचे हुए त्रिशा, सलोनी, सुमित, ठीक है ना, फिर अंजलि, इसमें आदित्य जो है आदित्य, ठीक है, उसका एक्चुअली उसका रिजल्ट पूरा पक्का रिजल्ट हमको पता नहीं है क्योंकि वो अपना रिजल्ट हमको बताया नहीं था, ठीक है, लेकिन उसका भी लगभग 25 के अप्रॉक्स में ही है सही, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग का ये जो गलती हुआ, मेनली आपका गलती कहाँ हुआ, जैसे कि ठीक है नेहा को 50 क्वेश्चन मिला, एक क्वेश्चन का भी गलत हुआ, ठीक है, ठीक है। जो आप लोग का गलती हुआ है अप्रॉक्स सबका लगभग 20-25 क्वेश्चन गलत है, तो हम आज वही बताएंगे कि आप लोग गलती कहाँ किए। देखिए ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो आप लोग को पता नहीं था, ठीक है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो आप लोग के लिए अनजान था, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो आपके सिर के ऊपर यानी कि बाउंस मार रहा था, सब क्वेश्चन जाना पहचाना क्वेश्चन था ना, ठीक है। लेकिन फिर भी हमसे गलती कहाँ हुई, ठीक है ना, तो हम इसी के लिए आज का ये वीडियो आप लोग का बना रहे हैं कि आप लोग का जो गलती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। हाँ ये बात भी सही है कि हम थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कल कम दिए थे, 1 घंटा 25 मिनट का एग्जाम चला था, हमको थोड़ा टाइम ड्यूरेशन और देना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सोचे थे कि हम चाहते हैं कि आप लोग देखिए आपको हम बता दें कि नीट या फिर किसी भी एग्जाम में अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन बियॉन्ड टॉपिक नहीं होता है, सब क्वेश्चन टॉपिक से रहता है, सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाबू टाइम मैनेजमेंट। टाइम जो मैनेजमेंट है ना वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्जाम में, आए बात समझ में, यानी कि आपको याद रखिएगा आपको नीट के एग्जाम में 180 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा विदिन 3 आवर्स, ठीक है ना। तो उसके रेशो से अगर हम 50 क्वेश्चन आपको दिए थे और 1 घंटा 25 मिनट का समय दिए थे तो हम तो कोई कम समय तो नहीं दिए थे, है ना। तो आप लोग मेन गड़बड़ी के बाबू आप लोग टाइम का बहुत, जैसे कि अंजलि की हम बात बोलें तो बहुत क्वेश्चन बनाए ही नहीं थे ड्यू टू टाइम। आदित्य, सुमित, ये सब टाइम के कारण कुछ क्वेश्चन नहीं डील कर पाया, ठीक है। तो बाबू टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सब जो हम पढ़ा रहे हैं आपको हम बता दें कि हम आपको सेल पढ़ा रहे हैं, सेल साइकिल पढ़ा रहे हैं, फिर बायोमोलिक्यूल जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा तो नहीं, आपको सारा क्वेश्चन का नॉलेज होगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट वो सीखना पड़ेगा। खैर सीखेंगे हम लोग। फिलहाल आज बात करते हैं हम लोग कल के टेस्ट में क्या क्वेश्चन था, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बाबू, ठीक है। तो टाइम कल आप लोग का फिर सेल का टेस्ट होगा, यानी कि जो सेल का हम 25 लेक्चर लिए थे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पे, उस पर हम कल फिर से 30 ईयर्स पुराना क्वेश्चन पूछेंगे आपसे जो कि नीट एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। और फिर परसों हम आपसे सेल साइकिल और सेल डिवीजन में एम्स में किस लेवल का क्वेश्चन आता है हम वो आपको बताएंगे, तो उसका हम क्लास नहीं लेंगे, हम बस अपलोड कर देंगे, क्वेश्चन देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आप लोग से बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे एम्स हो, चाहे जिपमर हो, चाहे नीट हो, हर तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन
टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। टाइम को देखिए, जो बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है ना, जो बच्चा सही में नीट का तैयारी कर रहा है, जो बच्चा सही में एम्स का तैयारी कर रहा है, उससे उसके पास नॉलेज तो होता है, लेकिन उसी सब में से कुछ वैसे होते हैं जिनके पास टाइम मैनेजमेंट का कैपेसिटी होता है, जिनके पास टाइम मैनेजमेंट का तरीका पता है, उनको उन्हीं का एग्जाम क्रैक होता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बाबू इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो आप लोग भी अब कल एग्जाम दीजिएगा, तो कल हम लगभग आपको 90 क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। सेल से हम आपको 90 क्वेश्चन देंगे, क्योंकि आपको हम बता दें कि सेल साइकिल, सेल और बायोलॉजी, ये तीनों मिला के लगभग हर साल लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो कल हम आपको 90 पिछला 30 साल से जो सेल चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, वो आपको हम देंगे। लगभग आपका 90 क्वेश्चन रहेगा, और इसके लिए हम समय आपको देंगे 2 आवर्स, ठीक है। फिर 10-15 मिनट और एक्सटेंड कर देंगे, 2 घंटा 15 मिनट देंगे, और सबको बना के भेजना है, ठीक है। तो सब रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं अपने टेस्ट का। कल हम लोग का क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या होना चाहिए, और भी जो सब ऑप्शन था, वो ऑप्शन सब क्या कह रहा है, हम लोग उसको भी देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि NEET नीट 2015 में पूछा। देखिए सारा क्वेश्चन वो पूछा हुआ था, ठीक है ना। अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं है, ठीक है, तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, उस साल का 2015 का पेपर निकाले तो आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, ए सोमेटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल। क्या कह रहा है, एक सोमेटिक सेल है, मतलब नॉर्मल सेल है, वो जस्ट यानी कि अभी तुरंत क्या किया है, अब सेल साइकिल का एस फेज को कंप्लीट किया। अब देखिए एस फेज को कंप्लीट किया है, मतलब क्या कि मतलब वो अपना डीएनए को रेप्लिकेट कर लिया होगा, है ना, अपना डीएनए को रेप्लिकेट कर लिया होगा। मतलब जो डीएनए का अमाउंट 2C होता है, वो क्या हो गया होगा, 4C हो गया होगा। याद है ना, 2C 4C क्या होता है, क्रोमोसोम वैल्यू, है ना। तो 2C से क्या हो गया, 4C हो गया होगा। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, एज कंपेयर टू गैमेट्स ऑफ द सेम स्पीसीज हैज। अब अगर हम उसके गैमेट सेल की बात करें, देखिए सिंपल समझिए कि जो आपका हैप्लॉइड, जो आपका डिप्लॉइड होता है, वो क्या होता है, 2n में कन्वर्ट करता है, और हैप्लॉइड क्या करता है, n में कन्वर्ट करता है। सोमेटिक सेल में क्या होता है, 2n होता है, और गैमेट सेल में क्या होता है, n होता है। तो आपसे ऑप्शन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक सोमेटिक सेल जो अपना एस फेज को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, एक सोमेटिक सेल अपना सेल साइकिल का एस फेज को कंप्लीट कर लिया था, एज कंपेयर टू गैमेट्स। अगर हम गैमेट के कंपेयर में बात करें सेम स्पीसीज का, तो उसका क्या होगा, मतलब एस फेज के बाद उसमें क्या होगा, गैमेट्स में क्या होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। कह रहा है कि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, लेकिन डीएनए का अमाउंट ट्वाइस हो जाएगा। तो डीएनए का अमाउंट ट्वाइस हो रहा है क्या, नहीं, 2C से 4C हो रहा है, 4 टाइम, ठीक है। उसके बाद ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दूसरा क्या है कि ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम का संख्या दुगना हो जाएगा, एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, और 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। देखिए 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए, तो ये आंसर हमको सही लग रहा है, क्योंकि डीएनए का अमाउंट क्या होता है, 4 टाइम्स होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन। अगला सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ डीएनए। तो क्रोमोसोम तो कभी 4 गुना होता ही नहीं है ना, तो ऑप्शन गलत है। ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए कह रहा है कि, और इसमें भी देखिए, अब देख लीजिए सारे ऑप्शन में 4 टाइम्स डीएनए। देखिए क्रोमोसोम का कंसेप्ट कहीं दिक्कत हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए याद रखिए ऑप्शन क्या होगा, अगर वो आपको पता है तो आंसर क्लिक कर दीजिए तुरंत, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आंसर क्या होगा, तो आप ये देखिए कि आंसर क्या नहीं होगा। आपको अगर नहीं पता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो आप ये देखने का प्रयास कीजिए कि आंसर क्या नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, तो डीएनए का अमाउंट तो ट्वाइस होता है, डीएनए का अमाउंट ऑलरेडी 2C रहता है ना। 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, 4 दिख रहा है, 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। उसके बाद 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, तो डीएनए का अमाउंट तो ट्वाइस एस फेज से पहले ही रहता है, ठीक है, और ट्वाइस द अमाउंट। फिर अगला डी ऑप्शन में भी वही है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, मतलब वो भी नहीं होगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बाबू बी, ठीक है। और लगभग सारे बच्चे इसका आंसर बी ही लगाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग व्हिच फेज of cell cycle amount of DNA in the cell remain at 4C level if the initial amount is denoted as 2C। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन का पूरा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका नंबर 2, ये क्वेश्चन पूछा गया था बाबू आपका 2014 में, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग व्हिच फेज, यानी किस फेज में ऑफ सेल साइकिल के किस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए के अमाउंट सेल में
क्या होता है, 4C लेवल पे होता है। 4C लेवल पे उसका मतलब ये पूछ रहा है कि 4C लेवल पे डीएनए का मतलब, ये सब सिंपल ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डीएनए का अमाउंट 4C लेवल पे कब होता है सेल साइकिल में, ठीक है। तो अगर इनिशियल अमाउंट 2C होगा तो इनिशियल अमाउंट कॉमन सी बात है, इनिशियल अमाउंट कितना 2C होता है। देखिए पहला ऑप्शन है G0 एंड G1, तो G0 और एंड G1, तो G0 तो खैर बात ही अलग हो गया, वो तो एग्जिट फ्रॉम G1 फेज, सस्पेंडेड ऑन सेल साइकिल, है ना। नंबर बी G1 एंड S, तो G1 में नहीं होता है, G1 में तो कहा G1 में तो सेल अपने आप को तैयार करता है, S फेज में होता है, G1 के बाद S आता है, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन ओनली G2, सिर्फ G2 में। और तीसरा डी नंबर क्या है कि G2 एंड M, ठीक है। तो बहुत लोग हमको यही आंसर दिए G2 एंड M। व्हाई इट विल बी G2 एंड M, M क्यों होगा बताइए। तो M तो म्यूटिक फेज है, तो म्यूटिक फेज में तो भाई देखिए अगर M यहाँ पे दे दिया ना, अगर प्रो फेज देता है, मेटा फेज है, तो हम लोग को सोच भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दे दिया M फेज, M मतलब तो पूरा म्यूटिक फेज की बात कर रहा है, तो म्यूटिक फेज में तो डीएनए को आधा कर ही दिया जाता है ना। मतलब ऑप्शन विल बी सी ओनली G2 फेज में क्या होता है कि डीएनए का अमाउंट क्या होता है 4 टाइम्स होता है, ठीक है, 4C लेवल पे होता है। तीसरा क्वेश्चन इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, बड़ा सिंपल क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, है ना। थर्ड क्वेश्चन कब पूछा था, 14 में पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा है कि इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल के एस फेज में क्या होता है। तो मेरे हर कमांडर जानते हैं कि सेल फेज में क्या होता है, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। देखिए ऑप्शन कौन सा है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम इन ईच सेल, क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज, अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन ईच सेल। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल। एस फेज के बाद क्या एस फेज में क्या होता है, तो डीएनए का अमाउंट डबल होता है, तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, है ना। चलिए बात है 4 पे। देखिए गिवन बिलो इज ए सिस्टमेटिक ब्रेकअप ऑफ द फेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत लोग कंफ्यूज किया होगा, लेकिन वो कंफ्यूजन कुछ नहीं है इसमें कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए क्या है क्वेश्चन में आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक आपको सिस्टमेटिक ड्राइंग दिया, देखिए ऐसे पहले ड्राइंग दिया है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या किया, चलिए ऐसे हम इसको हम नीचे बना देते, ठीक है। नहीं सर हम भी, आप सर ऊपर बना के तो ऊपर ही बनाइए, देखिए ऐसे बनाते ऊपर, चलिए देखिए है ना, ऐसा दिया ना, ठीक है। यहाँ क्या दिया, यहाँ C दिया है, यहाँ A दिया है और यहाँ पे दिया है B, ठीक है। और इसमें एक और सर्कल है ना, ऐसे, ठीक है। तो क्या दिया, देखिए इसमें क्या दिया है, एक ऐसा किया है, एक ऐसा किया है, ठीक है, और ऐसे और ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे दिया है D, है ना। अब देखिए, अब जरा आप लोग बताइए, छोड़ दीजिए ऑप्शन, हम लोग देखेंगे बाद में, पहले आप लोग बताइए कि ये क्या शो कर रहा है। देखिए ये क्या शो कर रहा है, ये तो म्यूटिक फेज को शो कर रहा है, M फेज को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, तो ये इंटरफेस को शो कर रहा है ना, इंटरफेस को शो। ये किसको शो कर रहा है, इंटरफेस को। अरे हम कितना बार ड्राइंग दिखाया बाबू, ऐसे दिखाया ना। ये नीचे वाला क्या होता है, ये क्या होता है, ये म्यूटिक फेज को शो करता है, और ये क्या होता है, तो ये इंटरफेस को शो करता है ना। तो अब देखिए, तो इसमें इंटरफेस, तो इंटरफेस में पहले क्या होगा, देखिए G1 मेंशन नहीं किया, लेकिन हम लोग समझने के लिए लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, G1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, G2 होगा, फिर क्या आएगा, म्यूटिक फेज में आएगा कहानी, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, G1 है, G1 में सेल क्या करता है, अपना ग्रोथ करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया इसका ग्रोइंग फेज, यानी ग्रोथ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे डी फेज है, डी फेज में क्या करेगा, तो डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है। जी फेज में क्या करता है, तो सेल फिर से अपने आप को रिगेन करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए G2 फेज में मेनली क्या होता है, तो आरएनए का प्रोडक्शन होता है ना, प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है ना। और यहाँ मिटोटिक फेज में क्या होता है, तो भैया सेल प्रोफेज मेटाफेज मिला के सेल विभाजन करता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है, सी नंबर, सी शो कर रहा है, क्या दिख रहा है कि सी शो कर रहा है कैरियोकाइनेसिस। सी किसको शो कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। उसके बाद डी किसको शो कर रहा है, सिंथेटिक फेज, है ना। और फिर क्या है, ए किसको शो कर रहा है, साइटोकाइनेसिस, और बी किसको शो कर रहा है, तो मेटाफेज। देखिए अब देखिए क्या होगा, ये सी बोल रहा है कैरियोकाइनेसिस, बोल रहा है कि ये जो सी है वो क्या, ये जो सी है यहाँ पे देखिए,
ये क्या कह रहा है, ये है ऑप्शन बोल रहा है कि सी कर रहा है कैरियोकाइनेसिस। तो क्या सी बाबू यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कर रहा है? नहीं कर रहा है। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब ये मियोटिक फेज होगा तो क्या होगा, अभी तो इस फेज में प्रोफेज चलेगा, मेटाफेज चलेगा, एनाफेज चलेगा, टीलोफेज चलेगा, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हिच वन ऑफ इज द करेक्ट इंडिकेशन ऑफ स्टेज फेज इन द सेल साइकिल। ठीक है, अब देखिए डी क्या कह रहा है, देखिए तो डी कह रहा है सिंथेटिक फेज, और यहाँ पे डी क्या, डी में क्या होता है, यहाँ पे डी जो है देखिए ये हो गया जीवन फेज। देखिए आपका जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे ऐसे डिवाइड किया हुआ था, मतलब इधर जीवन हो गया, इधर डी हुआ, तो डी में क्या होता है, तो डीएनए सिंथेसाइज करता है ना, मतलब ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन विल बी बी। फोर का क्या हो जाएगा, बी, है ना? ये तो था क्वेश्चन में, और ये पूछा गया था 2009 में। उसके बाद एट व्हिच स्टेज ऑफ सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन एक्वेटिक सेल, ऐसा क्वेश्चन है भी। हम देखिए ये लाइन को हम बताए हुए हैं, अगर आप लोग मेरा लेक्चर ढंग से सुनते हैं तो ये लाइन को हम बताए हुए हैं, एक कहीं लाइन ही लिखवाए हुए हैं, ठीक है ना? क्या लिखवाए थे कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बनता है, हिस्टोन, देखिए हम बोलते हैं ना कि सारा का सारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जीवन फेज में, होता है ना, लेकिन एक प्रोटीन वैसा है हिस्टोन प्रोटीन, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, एस फेज में। तो वही ऑप्शन क्या होता है, ड्यूरिंग G2 स्टेज ऑफ प्रोफेज, ड्यूरिंग एस फेज, ड्यूरिंग एंटायर प्रोफेज एंड ड्यूरिंग टीलोफेज। तो टीलोफेज तो होगा नहीं, एंटायर प्रोफेज, तो प्रोफेज तो खैर सेल डिवीजन में चला गया वो तो अब, है ना, वो भी नहीं होगा। ड्यूरिंग एस फेज, ऑप्शन विल बी बी। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, है ना? हम बताए हुए लाइन, ऐसा नहीं है कि कुछ हम ऐसा एक वर्ड नहीं है इस पूरा क्वेश्चन का कि हम नहीं बताए हुए हैं, आया बात समझ में, है ना? बताए हुए ना कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बनता है, तो डी फेज में, सॉरी एस फेज में बनता है ना, ड्यूरिंग एस फेज। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ठीक है, इन द सोमेटिक सेल साइकिल, सोमेटिक सेल साइकिल में क्या होता है, ऑप्शन 1 ए, इन जीवन फेज डीएनए कंटेंट इज डबल। पहले लाइन तो पहला लाइन ही गलत लिख दिया, ये इन जीवन फेज डीएनए कंटेंट इज डबल, जीवन फेज में डीएनए, जो जीवन फेज है उसमें डीएनए कंटेंट डबल होता है, नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया अभी। बी, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज, सही बोला, डीएनए कहाँ होता है, एस फेज में होता है, सही बोला ना? उसके बाद ए शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय लॉन्ग म्यूटिक फेज, कह रहा है कि एक लंबा म्यूटिक फेज होने के बाद शॉर्ट इंटरफेज होता है। अरे इंटरफेज तो म्यूटिक फेज से पहले होता है, गलत है। लास्ट ऑप्शन है G2 फेज फॉलो म्यूटिक फेज, कह रहा है कि G2 फेज जो है वो म्यूटिक फेज को फॉलो करता है, तो नहीं, म्यूटिक फेज G2 फेज को फॉलो करता है, आफ्टर G2 फेज म्यूटिक फेज फॉलो, है ना? तो अब देखिए जो लाइन पढ़े लगे कि हाँ क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन द सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल में क्या होता है, तो भैया सिंपल सी बात है, जो दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज, तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब जो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, है ना? उसके बाद इन सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन, सेल साइकिल में देखिए ये देख रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन लगभग हर बार आ रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से अब दोहराया ही जाएगा इसको, 2020, 21, 22 हर में दोहराया जाएगा, ठीक है? क्या लिखा कि इन सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन, सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, तो हर बच्चे को पता है कब होता है, एस फेज में होता है, तो क्या लिखा है देखिए, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा एस फेज, है ना? 7 का डी, ठीक है? उसके बाद अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कुछ नहीं है क्वेश्चन में दम, थोड़ा न्यूमेरिकल देख के लग गया होगा कि हाँ भयंकर क्वेश्चन है, तो कुछ भयंकर क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है ए बैक्टीरिया डिवाइड एवरी 35 मिनट्स इफ ए कल्चर कंटेनिंग 1/10⁵ सेल पर milligram is grown from for 175 minutes, what will be a cell concentration per ml after 175 minute, ठीक है? देखिए बोल ये रहा है कि बैक्टीरिया है, ठीक है ना, वो हर 35 मिनट में क्या बोलेंगे कि एक बैक्टीरिया है, और देखिए क्वेश्चन का पूछा गया था, तो देखिए ये क्वेश्चन 1998 का, तो याद रखिएगा कि अभी जो 2013 के बाद जो फॉर्मेट आ रहा है नीट या ये AIPMT, जो भी नीट का एग्जाम हो गया या फिर नीट से पहले AIPMT हुआ करता था, तो 2013 के बाद जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट थोड़ा आसान आता है, आपका फॉर्मेट थोड़ा आसान है, इसमें तो कट ऑफ ऊपर जाता है, लेकिन 90s का फॉर्मेट, यानी कि जब 90s में जो क्वेश्चन आया था उसका फॉर्मेट एक लेवल का रहता था, ठीक है ना? तो क्या बोले हम, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 98 क्वेश्चन, ऐसे थोड़ा क्वेश्चन में दम है, देखिए दम कुछ नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा है, बैक्टीरिया, मतलब ये है कि बैक्टीरिया जो है, हर एक बैक्टीरिया जो है क्या है, वो 35 मिनट में अपने आप को डिवाइड करता है, ये ना पूछा, ठीक है? तो बोल रहा है कि 1/7 और डिवाइड करके कितना बनता है, तो एक बार डिवाइड जब करता है तो 10⁵ टाइम्स तो डिवाइड कर जाता है, मतलब एक बैक्टीरिया 35 मिनट में इतना बैक्टीरिया बन जाता है,
तो पूछ ये रहा है कि 175 मिनट्स में ये कितना बार डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है, 175 बाई 35 है ना, कितना हो जाएगा देखिए तो 5 ना, 5 होगा कि नहीं होगा। मतलब 5 टाइम्स मतलब क्या होगा, एक बार देखिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 6 टू 32 मतलब 32 इंटू 10 का पावर 5, वही तो ऑप्शन है 8 का सी। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्या क्वेश्चन बोला कि एक बैक्टीरिया 35 मिनट में अपने आप को डिवाइड करता हो। जब एक बार वो डिवाइड करता है तो इतना संख्या बनाता है, तो 175 मिनट में तो कितना, 175 मिनट में ये तो पूछा है ना, व्हाट विल बी द सेल कंसंट्रेशन पर ml आफ्टर, यानी कि बोला है कि सेल का कंसंट्रेशन कितना हो, कितना सारा सेल बन जाएगा। ठीक है, तो 5 बार जो मतलब 175 मिनट में देखिए 35 मिनट में एक बार डिवाइड कर रहा है, तो 175 मिनट में कितना 5 बार डिवाइड करेगा ना, 5 बार डिवाइड। तो देखिए ये तो उसका संख्या है, लेकिन डिवाइड को 1 से 2 ही, मतलब एक बार डिवाइड करेगा 2, फिर 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ही होगा। तो 5 बार डिवाइड करेगा तो मतलब ऐसा समझिए कि देखिए समझिए एक बार 35 मिनट में एक बार डिवाइड करता है, तो 175 मिनट में 5 बार डिवाइड करेगा ना। तो 5 बार डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा देखिए तो, एक बार डिवाइड करेगा 2, फिर दूसरा बार 4, फिर तीसरा बार 8, फिर चौथा बार 16, फिर पांचवा बार 32, यानी कि 32 और 10 का पावर एक बार में, तो एक बार में ये 10 के पावर 5 से डिवाइड कर ही रहा है ना। चलिए तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा सी। 9 का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू मेयोटिक सेल ऑफ हायर प्लांट। कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा शेप, ऐसा सिंपल समझिए कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज बॉडी है या फिर ऐसा क्या चीज है जो कि हायर प्लांट के मेयोटिक सेल में देखने को नहीं मिलता है। मतलब हायर प्लांट का मेयोटिक सेल मतलब क्या, सेल मेयोटिक सेल में देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले सेल प्लेट, तो भैया प्लांट का कैरेक्टर है सेल प्लेट। दूसरा सेंट्रियोल्स, तीसरा सेंट्रोमियर, तो भैया जहां क्रोमोसोम वहां सेंट्रोमियर। चौथा स्पिंडल फाइबर, तो जहां क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा वहां स्पिंडल फाइबर बनेगा। तो सेंट्रियोल्स, हम ये भी लाइन बताए हुए हैं कि हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होता है, हम लाइन लिखवाए हुए हैं ना। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। 9 का क्या हो जाएगा बी। ठीक है ना, सेंट्रियोल्स प्लांट हायर प्लांट्स के स्ट्रक्चर में हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कब का है, तो 1997 का। उसके बाद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग मिटोसिस। देखिए मिटोसिस के दौरान, मिटोसिस के दौरान कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है, मतलब किसके बाद क्या होता है वो देखना है आपको। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए कंडेंसेशन, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, उसके बाद सेंट्रोमियर डिवीजन, उसके बाद सेरीगेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेरीगेशन? सेरीगेशन मतलब होता है बाबू अलग होना, सेपरेट होना, सेरीगेशन। ठीक है, सेरीगेशन। और उसके बाद है टीलोफेज। दूसरा है कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली। देखिए कंडेंसेशन और क्रॉसिंग ओवर, एक वर्ड दे दिया क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसका कैरेक्टर है, वो तो मियोसिस का है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे गलत हो गया है ना। तीसरा ऑप्शन क्या है, कंडेंसेशन, एजमेंट ऑफ इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन। देखिए कंडेंसेशन, एजमेंट ऑफ इक्वेटर, ठीक है ना, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेरीगेशन, फिर टीलोफेज। ठीक है, और उसके बाद कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, क्रॉसिंग ओवर, फिर इसमें क्रॉसिंग ओवर आ गया डी में, तो ये तो होगा नहीं। देखिए एक वर्ड से आप जान सकते हैं कि हाँ ये ऑप्शन इसमें मतलब कहते हैं ना कि ये ऑप्शन इसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो क्या है कि क्रॉसिंग ओवर तो होगा नहीं, तो दो यानी कि बी और सी हमारे पास ऐसा आया जो कि बी और सी ऑप्शन हमारे पास ऐसा आया जो कि मिटोसिस को फॉलो कर रहा है। लेकिन इसमें तरीका सीक्वेंस क्या है, तो जो सी है वो है कंडेंसेशन, एजमेंट ऑफ इक्वेटर। भैया कंडेंसेशन के बाद क्या होता है, पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटेगा, फिर स्पिंडल फाइबर बनेगा, है ना। तो इसमें वो आपका दिया नहीं, डिसेंबली वाला नहीं दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली नहीं होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी में क्या दिया है, कंडेंसेशन, सॉरी ए में, बी में तो क्रॉसिंग ओवर था तो गलत हो गया। ए में क्या दिया है, कंडेंसेशन, पहले कंडेंस प्रोफेज में कंडेंसेशन होगा, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटेगा, सेंट्रियोल्स हटेगा,
है ना। उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, मेटाफेज में इक्वेटर बनेगा, फिर क्या होगा सेंट्रोमियर, एनाफेज में क्या होगा सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा, फिर सेरीगेशन मतलब क्या होगा सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा, और एनाफेज में क्या होगा वो जो देखिए सेरीगेशन मतलब क्या बोले हम, अलग होना, है ना, तो अलग होगा वो, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, टीलोफेज में क्या होगा, फिर कवर लग जाएगा, मतलब 10 का आंसर क्या सही हो जाएगा, 10 का हो जाएगा बी। और ये पूछा गया था बाबू, रिसेंट क्वेश्चन है 2017 का, ठीक है। उसके बाद देखिए एनाफेज प्रोमेटिंग कॉम्प्लेक्स मतलब एपीसी, एनाफेज प्रोमेटिंग कॉम्प्लेक्स इज एन प्रोटीन डिग्रेडेशन मैशनरी, ये क्या है, एक तो प्रोटीन से बना हुआ एक मैशनरी है, ठीक है, नेसेसरी फॉर प्रॉपर मिटोसिस ऑफ एनिमल सेल। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेसेसरी मतलब इसका जरूरी क्या है, मिटोसिस एक एनिमल का, एनिमल में जो मिटोसिस सेल होता है उसमें से क्या जरूरी है, ठीक है। इफ एपीसी इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल, यानी कि अगर एपीसी यानी कि जो आपका एनाफेज प्रोमेटिंग जो कॉम्प्लेक्स है, एपीसी मतलब क्या हुआ, एनाफेज प्रोमेटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो अगर खराब हो जाए, डिफेक्टिव मतलब खराब हो जाए, ठीक है ना, तो which of the following is accepted to occur, तब इसमें क्या दिक्कत हो सकता है सेल का मिटोसिस में, ठीक है। समझे क्वेश्चन क्या बोला कि जो एपीसी है यानी कि एनाफेज प्रोमेटिंग कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, वो एक मशीन है जो कि मिटोसिस के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पूछ रहा है कि अगर एपीसी खराब हो जाए तो क्या दिक्कत होगा, उस मिटोसिस सेल में क्या डिफेक्टिव मतलब मिटोसिस सेल में क्या दिक्कत आएगा। पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड, क्रोमोसोम टूटेगा, उसको एनाफेज को देखिए, एनाफेज को क्या काम है, एनाफेज का काम क्या है कि भैया सेंट्रो इक्वेटर पे अरेंज हो गए हो, क्रोमोसोम को बोलता है कि इक्वेटर पे अरेंज हो गए हो, स्पिंडल फाइबर का टच कर लिए हो, तो हाँ कर लिए हो, तो एनाफेज में क्या होता है, वो स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, उसको खींचना शुरू करता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है ना। तो क्रोमोसोम विल बी नॉट सेरीगेटेड, क्रोमोसोम अलग अलग नहीं होगा। उसका रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम आर्म्स विल ऑकर, रिकॉम्बिनेशन तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, जो आपका एनाफेज से एनाफेज को कोई मतलब ही नहीं है रिकॉम्बिनेशन से, वो कहाँ होता है, रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है, जाइगोटीन में, याद है ना, सॉरी रिकॉम्बिनेशन तो पेकाइटिन में होता है, रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या, क्रॉसिंग ओवर, है ना। एंड क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस, क्रोमोसोम कंडेंस नहीं होगा, तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन प्रोफेज से मतलब है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी, 11 का क्या हो जाएगा बी, क्रोमोसोम विल नॉट सेरीगेट, यानी क्रोमोसोम क्या होगा, सेरीगेट नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। 11 का क्या हो जाएगा बी, 11 का बी, ठीक है। उसके बाद स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कई बार हम बताए होंगे, कैनेटोकोर उस पर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, वही तो क्वेश्चन आता है, क्या है, और 2016 का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है बाबू, 2016 क्या पूछ रहा है कि स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होता है। पहला ऑप्शन है टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का टीलोमियर तो ऊपर होता है, टीलोमियर कहाँ होता है, क्रोमोसोम के ऊपर होता है, या फिर टर्मिनल एंड पे होता है ना, ऊपर नीचे होता है। काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर याद है ना, ये क्रोमोसोम है ना, और इसके यहाँ पे क्या है काइनेटोकोर, और इसी पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच करता है ना, कितना बार हम बताए हुए हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 का डी हो जाएगा, है ना, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। और आगे पढ़ने का नीड ही नहीं है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर को तो पेट लगा होता है प्रोटीन का, जो काइनेटोकोर है। काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम, तो काइनेटोसोम इज अदर थिंग, है ना। उसके बाद Which one of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell, कह रहा है कि जब सोमेटिक सेल, सुने क्या बोल रहे हैं, सोमेटिक सेल में, एक सोमेटिक सेल मतलब क्या, नॉर्मल सेल, एक सोमेटिक सेल में जब मिटोसिस होता है, क्या बोल रहा है, सुनिए क्वेश्चन को समझिएगा, जब एक मिटोसिस, क्या बोल रहे हैं, जब एक सोमेटिक सेल में मिटोसिस होता है, एक सिंपल सेल है, एक सिंपल क्या बोल रहे हैं कि एक सिंपल सेल है, एक सिंपल क्या है, आपका सिंपल क्या है, सोमेटिक सेल है, क्या है, सोमेटिक सेल है। एक सोमेटिक सेल में जब मिटोसिस होता है, क्या होता है, मिटोसिस होता है, तो कौन सा कैरेक्टर हमको देखने को नहीं मिलता है, स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस हटता नहीं है, हटता है, क्रोमोसोम मूवमेंट, क्या क्रोमोसोम मूवमेंट नहीं होता है, डी ऑप्शन क्या है, साइनेप्सिस, कहाँ दिखता है, वेयर इज साइनेप्सिस, कहाँ होता है, बोलिए साइनेप्सिस कहाँ होता है, बताए हुए हम, जब दो क्रोमोसोम, याद है जाइगोटीन, जब दो क्रोमोसोम पेयरिंग बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्सिस, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 का क्या हो जाएगा डी,
क्यों डी? क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या था, नॉट था, नॉट हमको मिटोसिस में देखने को नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा था कि हमको एक सोमेटिक सेल का जो मिटोसिस होता है उसमें क्या होता है हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो नहीं क्या नहीं मिलता है, साइनेसिस में देखने को नहीं मिलता है हमको, क्योंकि साइनेसिस कहाँ देखने को मिलता है, मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के जाइगोटिन वाला हिस्से पे हमको साइनेसिस देखने को मिलता है ना। उसके बाद स्टेज in cell division is shown in the figure. Select the answer which get correct identification of the stage when it's characterized. हम देखिए क्या कह रहा है, एक आपको क्या किया गया, एक आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है ना, ये आपको ये क्या स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको, है ना। है ना, ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया। है ना, क्या कह रहा है, तो पूछ यही रहा है कि इस स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या लगता है। ये पूछ रहा है कि व्हिच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जो ऑप्शन है उनमें से कौन इसको बता रहा है कि हाँ यही काम हो रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ठीक है, लेट एनाफेज क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर प्लेट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नॉट प्रेजेंट। लेट एनाफेज, ये क्या एनाफेज का ड्राइंग है, अरे 2 न्यूक्लियस दिख रहा है हमको, इसमें दिख रहा है ना, है ना, इसमें क्या आपको दिख रहा है, 2 न्यूक्लियस दिख रहा है। तो क्या एक सेल में 2 न्यूक्लियस का बनना वो लेट एनाफेज का कहानी है? नहीं, ये तो टेलोफेज का कहानी है। अगला क्वेश्चन है साइटोकाइनेसिस, क्या इसमें हमको क्या 2 सेल अलग अलग दिख रहा है? हाँ देखिए, अगर ये ऐसा होता, ये अगर ऐसा होता तो 2 सेल बन जाता, तब होता साइटोकाइनेसिस, लेकिन अभी नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये कैसा है, तो ये आपका ऐसा है ना, टेलोफेज। हाँ टेलोफेज तो है ये, लेकिन उसके बगल में भी कुछ लिखा हुआ है टेलोफेज के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस नॉट रिफॉर्म्ड येट। क्या इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस नहीं बना है, ये कह रहा है। अब बोलिएगा सर इसमें हमको न्यूक्लियस कहाँ दिखा, सर ईआर कहाँ दिख रहा है, नहीं तो ये तो नहीं दिख रहा है सर, आंसर सी हो जाएगा, और बहुत लोग सी लगाए हैं। लेकिन बाबू 2 न्यूक्लियस बन गया है, जब न्यूक्लियस दोनों बन गया है तब न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ, ईआर बन चुका है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस बन चुका है, क्योंकि क्रोमोसोम जो कंडेंस था वो डिकंडेंस होना शुरू हो गया है, और जब क्रोमोसोम डिकंडेंस हुआ है तो उसमें एक सेट क्रोमोसोम निकला, वो सेट क्रोमोसोम क्या किया, न्यूक्लियस को बना दिया, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन डी क्या है, टेलोफेज, न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म, न्यूक्लियर एनवेलप बन गया है, बनता है टेलोफेज में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा हमको देखने को मिलेगा। और अगर देखिए अब जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमको देखने को मिल रहा है तो भैया जाहिर सी बात है कि यार हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि गोल्जी बनता कैसे याद है ना, गोल्जी सिस्टर नहीं, गोल्जी रिसाइकल्स याद है, और गोल्जी वैक्यूल्स। तो गोल्जी कहाँ से आता है, ईआर से आता है, तो ईआर भी दिख रहा होगा हमको, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, 14 का डी, है ना। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, बताइए ऐसा क्या हम अभी तक लाइन बोले जो आप लोगों को पता नहीं है? सब पता है, ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सब पता है आपको। तो क्या आपका तैयारी सही डायरेक्शन में है? बिल्कुल होगा। जब हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हमसे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमसे नीट का क्वेश्चन बन रहा है, नीट का क्वेश्चन डील हो रहा है, मतलब वी आर इन द गुड प्लेटफॉर्म, वी आर इन द एक्चुअल प्लेटफॉर्म। हम लोग एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे है, गुड अच्छे प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि हमको करना क्या है, हमको बाबा ज्ञानी नहीं बनना है, हमको बस 600 नंबर, 650 नंबर के बीच में हमको चाहिए, which means I want 600, बस 720 में हमको 600 चाहिए। कैसे मिलेगा? तो घसना पड़ेगा। घसना मतलब क्या, ऐसे गोल गोल रहेगा ना, उसको घसना पड़ेगा, ऐसे घसना पड़ेगा, ये बोले घसना पड़ेगा, है ना, घसना पड़ेगा। और घसेंगे कैसे, जब हमको पता होगा। पता तो है हमें, क्या हमसे पता होने का क्या हमसे क्वेश्चन बनता है? देख लो, देख लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम दे दिए पिछला 30 साल का, आपसे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, मतलब आपको चैप्टर समझ में आ रहा है ना। उसके बाद 50 नंबर, ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड ए पेयर ऑफ साइनेप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। क्या कह रहा है देखिए, ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड ए पेयर ऑफ साइनेप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, ए पेयर ऑफ साइनेप्ट
देखिए साइनेप्स मतलब साइनेप्सिस हो गया, मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम, याद है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या होता है, समजात गुणसूत्र, वो पेयरिंग हो गया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं उसको। काइनेटोकोर तो हम लोग क्रोमोसोम के बीच, ये जो क्रोमोसोम है, जो ये क्रोमोसोम है इसके बीच में ये क्या है, ये आपका, इसके इधर ये क्या है, ये काइनेटोकोर है ना। बाइवेलेंट वर्ड लगा, जाना पहचाना, बाइवेलेंट बताए हुए हैं, याद है, बताए थे हम। ऐसा कोई बात नहीं है बाबू जो हम नहीं बताए हैं। ये हो गया, हम कहते हैं ना एक सेंट्रोमियर के लिए वैलेंट, तो दो के लिए बाइवेलेंट। यहाँ पे हमको क्या, देखिए ये कब का, ये कहानी कब का है, ये कहानी है जाइगोटीन का, याद है ना, LZPD²। ये कहानी कब का है, जाइगोटीन का। और जाइगोटीन का कहानी है मतलब क्या, मतलब उसमें सिनेप्सिस होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में आके मिलते हैं। अब जब दो क्रोमोसोम आपस में क्यों मिलते हैं, हमें बताया क्यों मिलते हैं, क्योंकि 0.3 से लेके 0.4% DNA थ्रेड जो है वो रेप्लिकेट नहीं हुआ रहता है, इसलिए DNA थ्रेड को बाहर निकालना पड़ता है। उससे क्या होता है, DNA थ्रेड आपस में फंस जाता है, फंसने के बाद क्या होता है, वो पेयरिंग बना लेते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बाइवेलेंट कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ऑप्शन हो गया 15 का बी, 15 का बी। लेकिन अगर एक्सोनीम, व्हाट इज एक्सोनीम, 9+2 अरेंजमेंट, ये तो कहां से उठा, ये तो सेल से ले आया, ये याद है, फ्लेजिया, सीलिया फ्लेजिया, याद है ना, याद रखिएगा, कल काम आएगा। 9+2 अरेंजमेंट है ना, जो जो आपका सेंट्रियोल्स है, 9+0 अरेंजमेंट। उसके बाद इक्वेटल प्लेट, तो इक्वेटल प्लेट तो अलग चीज है ना। नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ड्यूरिंग 16 नंबर, ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ मिटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम 8। फिर से वही क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मेटाफेज, मेटाफेज के दौरान, यानी कि मेटाफेज, जब मेटाफेज होता है, मेटाफेज के दौरान जो मिटोसिस स्पिंडल फाइबर, यानी कि जब मिटोसिस का जब मेटाफेज होता है, तो जो आपका स्पिंडल फाइबर वो कहाँ, क्रोमोसोम के किस हिस्से से अटैच करते हैं, तो भैया सबको जानता है काइनेटोकोर, तो ऑप्शन क्या होगा, 16 का बी, काइनेटोकोर, है ना। ये क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ मिटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम 8, ठीक है ना, यानी कि मेटाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होता है, हाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी, ठीक है ना, 16 का बी। देखिए मे भी शायद कल हम जो ऑप्शन दिए थे उसमें 16 का ए था, सेंट्रोमियर, ठीक है ना, तो वो ऑप्शन जो हम कल अपलोड किए थे उसमें वो गलत होगा, 16 का बी होगा, यहाँ पे 16 का ए लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन साफ साफ लिखा है कि ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ मिटोसिस, मिटोसिस का जो मेटाफेज स्टेज होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में स्पिंडल फाइबर कैसे अटैच होता है। हाँ अगर ये कहता कि यह आपका क्वेश्चन ये रहता कि इक्वेटर पे क्रोमोसोम का कौन सा हिस्सा अटैच होता है, अगर क्वेश्चन ये होता कि इक्वेटर पे जो बनता है ना स्पिंडल फाइबर, ऐसे बनता है ना, ये इक्वेटर पे क्रोमोसोम का कौन सा, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये देखिए ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर ये क्वेश्चन होता है कि इक्वेटर पे क्रोमोसोम का कौन सा हिस्सा अटैच होता है, तो हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। लेकिन ये क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिटोसिस में स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से कहां अटैच होता है, तो वो होता है काइनेटोकोर में, ठीक है। चलिए ये हो गया, 16 का क्या हो गया बी, ठीक है ना, वो ऑप्शन गलत था, सही कर लीजिएगा। अब आते हैं 17 नंबर पे, क्या कह रहा है 17 नंबर, देखिए ए स्टेज ऑफ मिटोसिस इज शोन इन डायग्राम, डायग्राम में आपको स्टेज दिखाया गया है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है आपसे, व्हिच, आप देखिए स्टेज क्या है, तो स्टेज आप कैसा दिखाया गया, देखिए ये आपको स्टेज दिखाया गया है ना, ये स्टेज को शो किया है, ठीक है, ये स्टेज को दिखाया है ना। और क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या है, इसका पोल है, दोनों तरफ क्या है, पोल है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है, कहाँ पे, तो काइनेटोकोर में, ठीक है, ये फेज दिखाया है, ये ना दिखाया है, नीट 2011 का क्वेश्चन है बाबू,
क्या देखते क्या कह रहा है, ये फेज क्या है, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेज ऑफ मिटोसिस इज शोन इन डायग्राम, मिटोसिस का स्टेज को शो किया है। तो भैया हमको तो देख के पता लग रहा है कि मिटोसिस में ये हो, देखिए ये हो क्या रहा है, तो इक्वेटर पे ये देखिए बीच में क्या है, बीच में ये बीच में क्या है, इक्वेटर है। तो हमको देख के लग रहा है कि इक्वेटर पे क्रोमोसोम अरेंज हो रहा है, इक्वेटर पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम अरेंज हो रहा है। तो इक्वेटर पे क्रोमोसोम अरेंज हो रहा है मतलब कब होता है, मेटाफेज में होता है। देखिए कब है मेटाफेज, देखिए अब देखिए बी और सी दोनों में मेटाफेज है। बी में क्या है, देखिए लेट प्रोफेज तो होगा नहीं, पहले लेट प्रोफेज एनाफेज को छोड़ ही दीजिए, क्यों, क्योंकि मेटाफेज का कहानी है। लेकिन मेटाफेज के बारे में क्या लिखा हो तो देख लेते हैं। देखिए मेटाफेज बी नंबर, मेटाफेज स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड क्रोमेट सेपरेट। तो मेटाफेज में ये होता है, क्रोमेट सेपरेट हो जाता है, कब होता है, एनाफेज में होता है। सी क्या लिख रहा है, मेटाफेज क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेट्स। क्या लिख रहा है कि ये दिख रहा है मेटाफेज में, मतलब हुआ क्या है कि ये टू सिस्टर, मतलब जो सिस्टर क्रोमेट्स है, दो आपका सिस्टर क्रोमेट्स है ना, आपस में सिस्टर क्रोमेट्स, ठीक है, ये दो क्रोमेट्स सिस्टर क्रोमेट्स। तो सिस्टर क्रोमेट्स क्या होते हैं, तो मूव करते हैं, याद है ना, मूव कांग्रेशन, मूव कर रहे हैं और क्या हो रहा है, तो अपने आप के इक्वेटर पे अरेंज कर रहे हैं। तो यही कहानी सही है। सर मेटाफेज तो बी में भी है, तो बाबू बी में क्या लिखा है, देखिए तो एक तो सही लिखा है कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, वो सही लिखा है। लेकिन एक और क्या लिख दिया कि सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड क्रोमेट्स सेपरेट, कह रहा है कि सेंट्रोमेर स्प्लिट कर जाता है और क्रोमेट सेपरेट हो जाता है। तो क्या सेंट्रोमेयर स्प्लिट करता है मेटाफेज में, नहीं एनाफेज में। तो गलत हो गया वो बात, वो वाला बात, सी ऑप्शन सही हो गया। तो क्या होगा 17 का सी, है ना। चलिए 18 पे आते हैं, 2011 का क्वेश्चन है और ये 2011 का भी क्वेश्चन था, एक और 11 का। देखिए सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू मिटोसिस, मिटोसिस के रेस्पेक्ट में, यानी कि मिटोसिस में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके रेस्पेक्ट में कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला, क्रोमेट सेपरेट बट रिमेन इन सेंटर ऑफ द सेल एनाफेज, ऐसा होता है क्या, क्या लिखा, क्रोमेट सेपरेट, यानी क्रोमेट सेपरेट यानी कि ये दोनों सेपरेट हो गए, ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट तो हो गए, ये दोनों सेपरेट हो गए, लेकिन क्या लिखा, सेपरेट तो हो गए लेकिन रिमेन इन द सेंटर, लेकिन सेंटर पे ही होते हैं, ठीक है ना, ऑफ द सेल इन द एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जब सेल में एनाफेज होता है तब क्या होता है कि जो आपका क्रोमेट्स है वो सेंटर पे होते हैं, नहीं होते हैं तो पोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, गलत हो गया ऑप्शन। उसके बाद क्रोमेट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल इन टीलोफेज, कह रहा है कि क्रोमेट जो है वो टीलोफेज में मूव करना शुरू करता है, बिल्कुल गलत बात बोल दिया। मूव करना कब शुरू करता है, एनाफेज में, टीलोफेज में तो मेम्ब्रेन चार्ज जाता है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असेंबली, देखिए असेंबली मतलब क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, कह रहा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माने ईआर का जो विसाइकल है वो अभी भी आपको एंड प्रोफेज में, हम बोलते हैं प्रोफेज का 3 स्टेज होता है, याद है ना, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज। तो कह रहा है कि लेट प्रोफेज यानी कि सॉरी एंड ऑफ प्रोफेज मतलब क्या, लेट। तो बोल रहा है ये ऑप्शन कि लेट प्रोफेज में आपको ईआर और गोल्जी आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है, सब डिसिपेयर हो जाता है ना। ठीक है, क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटर प्लेट इन मेटाफेज, बिल्कुल बात एकदम 100% शुद्ध शाकाहारी वाला बात बोल दिया। ये क्या बोला, क्रोमोसोम मूव करता है टू द स्पिंडल इक्वेटर पे, है ना, एंड गेट अलाइंड, वो अलाइंड मतलब क्या, अरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, अलोंग इक्वेटर प्लेट इन मेटाफेज, इक्वेटर प्लेट में क्या होता है, अरेंज हो जाते हैं वो, है ना। तो डी का क्या हो जाएगा, 18 का क्या हो जाएगा, डी, 18 का डी, है ना। 19 का देखते हैं, एट मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर बाय देयर, 2011। देखिए एम मतलब क्या है, महाराष्ट्र। देखिए पहले क्या हुआ था, आज के जमाने में क्या हो गया, अब क्या होता है कि नीट का एक ही एग्जाम होता है, नीट ओनली नीट। लेकिन पहले क्या था कि AIPMT हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और सारा स्टेट भी अपना अलग मेडिकल एग्जाम ले रहा था। उससे क्या होता था कि स्टेट का ही कॉलेज मिलता था। जैसे अभी क्या, तो नीट का एग्जाम दीजिएगा तो आपको किसी भी राज्य में, कोई भी स्टेट में कॉलेज मिल सकता है। लेकिन जब अगर आप, जैसे पहले हम लोग में क्या होता था, BCEC मेडिकल हुआ था, BSc मेडिकल हुआ करता था। तो उसमें क्या था कि उसमें अगर आप वो एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको PMCH, NMCH, ठीक है ना, SMCH, जो बिहार में कॉलेज सब है उसको, वो आपको मिलता था, ठीक है। तो ये M मतलब क्या, महाराष्ट्र में पूछा गया था। अब देखिए महाराष्ट्र बहुत डेवलप है तो भाई फिल्मी दुनिया अलग बात है। क्वेश्चन तो वही लेवल का बताइए, क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है,
एट मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर बाय देयर, कह रहा है कि मेटाफेज में क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर, यानी क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है। कब? ए सैटेलाइट, बी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सी काइनेटोकोर। अब जैसे भी हमको याद पड़ता है कि मेटा, जैसे हमको ध्यान पड़ता है, जैसे हम सुनते हैं कि मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज हो गया इक्वेटर पे और स्पिंडल फाइबर आके काइनेटोकोर से जुड़ गया। पता नहीं कितना बार ये लाइन, हजारों बार ये लाइन को बोले होंगे हम, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 19 का? सी हो जाएगा 19 का सी, है ना। 20 ड्यूरिंग मिटोसिस ईआर एंड न्यूक्लियस बिगेन टू डिसअपियर 8, कह रहा है कि ड्यूरिंग मिटोसिस, मिटोसिस के दौरान ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस वो कब डिसअपियर यानी कब गायब होना शुरू होता है। ठीक है, ऑप्शन है लेट प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज, लेट मेटाफेज, अर्ली प्रोफेज। देखिए इसमें दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। मेटाफेज में तो भाई पूरा न्यूक्लियर हट के मिलता है। मेटाफेज में क्या होता है, बस स्पिंडल फाइबर बना शुरू बन गया रहता है, तो मेटाफेज। दूसरा है मेटाफेज तो होगा नहीं, तो क्या है लेट प्रोफेज और अर्ली प्रोफेज। क्या है ऑप्शन? लेट प्रोफेज और अर्ली प्रोफेज। ठीक है, तो अर्ली मतलब स्टार्टिंग में, लेट मतलब अंतिम में, तो अंतिम तक तो हमको हटा हुआ दिखता है। लेट प्रोफेज में क्या तो हमको हटा हुआ दिखता है, अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, हटना शुरू होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है कि ड्यूरिंग मिटोसिस ईआर एंड न्यूक्लियस बिगेन टू डिसअपियर, मतलब हटना शुरू हो जाता है। कब? अर्ली प्रोफेज में। मतलब 20 का क्या हो जाएगा? डी। 20 का डी, है ना। अब देखिए 21 में आते हैं। Which stage of the cell division do the following figure A represent respectively? 2010 का क्वेश्चन है ये। दो फिगर दिया है आपको, फिगर ए और फिगर बी। ठीक है, कह रहा है कि इस फिगर को देख के आपको बताना है कि दोनों फिगर क्या बता रहा है। तो ऑप्शन ए है मेटाफेज, ऑप्शन जो फिगर ए है वो बता रहा है मेटाफेज। और देखिए अब कैसा दिया है क्वेश्चन, समझिए। ऐसा ऐसे क्वेश्चन है आप लोग कंफ्यूज करते हैं, मैं कंफ्यूज वाला कोई बात नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, एक ऐसा बना दिया है ना, एक ऐसा बना दिया है, ऐसा है ना, और एक आपका ऐसा बना दिया है। ठीक है, और इसको कह रहा है फिगर 1, फिगर ए सॉरी, और इसको कह रहा है फिगर बी। अब आपको बताना है ऑप्शन कैसे दिया है। तो ए नंबर में क्या दिया है आपका, मेटाफेज और टीलोफेज। क्या दिया है? मेटाफेज और टीलोफेज। मतलब ऐसा कह रहा है कि फिगर ए जो है वो मेटाफेज को शो कर रहा है, फिगर बी जो है टीलोफेज को शो कर रहा है। ठीक है, बी नंबर क्या कह रहा है कि टीलोफेज और मेटाफेज। सी नंबर क्या कह रहा है, लेट एनाफेज और प्रोफेज। और डी नंबर क्या कह रहा है, प्रोफेज और एनाफेज, है ना। क्या आपको देख के क्या लगा था, क्या होगा ये, है ना, बताइए तो क्या होगा। आ रहा है कुछ दिमाग लग रहा है इसमें, क्या होगा। देखिए पहला क्या कह रहा है, मेटाफेज और टीलोफेज। तो ए नंबर तो मेटाफेज नहीं है, क्योंकि मेटाफेज में क्या हमको स्पिंडल फाइबर दिखता है, लेकिन क्रोमोसोम एलाइन दिखता है, लेकिन नहीं दिख रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा वाला क्या दिख रहा है कि टीलोफेज और मेटाफेज। तो टीलोफेज, और देखिए मेटा ना ही ये मेटाफेज है ना ही ये टीलोफेज है क्या टीलोफेज? ये नहीं है। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर अभी तो दो बन गया होता है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता नहीं है, ये भी नहीं है, गलत हो गया। अब लेट एनाफेज एंड प्रोफेज, क्या लग रहा है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। हाँ 21 क्या कह रहा है, लेट एनाफेज और प्रोफेज। अब देखिए मतलब क्या हुआ, देखिए लेट एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो मूव कर गया होता है दोनों तरफ, है ना। तो इसमें क्या, देखिए इसमें देखने में, इसमें देख के वही लग रहा है। देखिए एक्चुअली में जो ड्राइंग था क्वेश्चन में, वो एक्चुअली ड्राइंग हम नहीं बना पाए थे, इसको लेकर किसी का गलत हुआ होगा तो आई रियली अप्लाइज। ठीक है, मेरा गलती होगा, लेकिन अभी हम बताते हैं कि इसमें क्या था कि ऐसा दिख रहा है कि क्रोमोसोम यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो दोनों तरफ क्रोमोसोम हो गया, मतलब लेट एनाफेज का बात तो सही है ना। उसके बाद प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है,
दोनों इक्वेट जो सेंट्रियोल्स है वो मूव करना शुरू करता है कि नहीं करता है? करता है। जो आपका डीएनए थ्रेड है वो करने से शुरू करता है कि नहीं करता है? करता है। तो वही तो हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रोफेज और ये कह रहा है एनाफेज, तो ये एनाफेज का स्ट्रक्चर है नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन विल बी 21C, है ना? समझे? कोई दिक्कत? देखिए ऑप्शन क्या नहीं है, देखिए हम तो यही तो ये क्लास का मतलब क्या है, हम यही तो बता रहे हैं कि ऑप्शन जो गलत है वो क्यों गलत है और जो सही है वो क्यों सही है। ठीक है, 22 पे साइनेसिस ऑकर बिटवीन, साइनेसिस जो साइनेसिस होता है वो किस दो के बीच में होता है? जो साइनेसिस, पता है साइनेसिस क्या होता है? सबको पता होगा, पता है ना? कुंडी हिलाई है हाँ कि नहीं? हाँ पता है सबको। कब साइनेसिस क्या होता है? तो जाइगोटीन के फेस में दो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करता है। तो वही तो पूछ रहा है कि साइनेसिस कब होता है, ऑकर बिटवीन, किस दो के बीच में होता है? एमआरएनए राइबोसोम। तो एमआरएनए और राइबोसोम जब मिलता है तो राइबोसोम बनता है, यानी कि एक एमआरएनए के थ्रेड पे, ठीक है ना, बहुत सारे राइबोसोम अटैच होता है तो उसको हम लोग देख क्या बोल रहे हैं हम कि एक एमआरएनए के थ्रेड पे, अगर ये बताए हुए हम बताए हुए सेल यूनिट ऑफ लाइफ में, ठीक है, एक एमआरएनए के थ्रेड पे जब बहुत सारे राइबोसोम जुड़ता है तो उसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं, ठीक है ना? नहीं, राइबोसोम तो इसी का नाम है, ठीक है ना? उसको हम थोड़ा मिसमाइंड हो रहे हैं। राइबो कुछ प्रो, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी, इसको हम लोग, इसका एक तो नाम ऐसा हो गया कि पॉली राइबोसोम, इसका ये भी नाम है, ठीक है, और इसका ऑथेंटिक नाम, देखिए कल ये क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना? राइबोलस कहते हैं मे बी, ठीक है ना? हम थोड़ा मिसमाइंड हो रहे हैं, ठीक है? चलिए फिर स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रोमियर, तो क्या स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोमियर से बनता है साइनेसिस? नहीं बनता है। तीसरा ऑप्शन है टू होमोलोगस क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, तो साइनेसिस क्या होता है? दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। ऑप्शन मिल गया हमको 22 का सी, है ना? ठीक है, देखिए कल देख लीजिएगा आपके एग्जाम में है कल, ये कल जो टेस्ट हम लेने वाले हैं, अभी हिंट दे दिए, क्वेश्चन तो बता दिए, क्वेश्चन आउट कर दिए हम, ठीक है ना? ये है आपके एग्जाम में, ठीक है, और 2017 या 18 में पूछा क्वेश्चन है ये। उसके बाद इफ यू प्रोवाइड विथ रूट टिप ऑफ ओनियन इन योर क्लास, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ यू प्रोवाइड विथ रूट टिप ऑफ ओनियन इन योर क्लास, अगर आपके क्लास में आपके टीचर जो क्या किए, ऑनियन का रूट टिप देते हैं, ठीक है, एंड आर आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम, अगर आपको और क्या कहें कि देखिए क्या कहें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन इतना सिंपल है कि पूछिए मत, लेकिन अब भैया उतना बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो इतना सिंपल राइटर तो नहीं देगा ना। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके क्लास में आपको एक ऑनियन का रूट टिप मिलता है, उसका सेल आपको मिलता है, और आपसे कहा जाता है कि आपको बताइए, आपको बोला गया कि क्रोमोसोम का नंबर को काउंट कीजिए, क्रोमोसोम का नंबर काउंट कीजिए, ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कैन यू मोस्ट कॉन्फिडेंटली लुक इनटू। अब क्या पूछ रहा है, देखिए पूछा ये कि एक आपको क्या हुआ, ऑनियन का रूट टिप मिला, क्या मिला, ऑनियन का रूट टिप मिला, और आपसे पूछा, आपको बोला ये गया कि आप इसमें क्रोमोसोम का संख्या को काउंट कीजिए, तो आपको हम बताए हुए हैं व्हिच फेज इज बेटर टू काउंट द क्रोमोसोम नंबर, बोलिए जल्दी, मेटाफेज, है ना? इवन मेटाफेज में अगर हम, एनाफेज क्या होता है, स्ट्रक्चर शेप को जानने के लिए सही है, क्रोमोसोम का शेप को जानने के लिए एनाफेज है, और नंबर को काउंट करने के लिए क्या है, मेटाफेज है, लेकिन अगर दोनों मिलाया क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेटाफेज, वो भी क्वेश्चन है आगे। तो 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए ना मेटाफेज कब है, ए में ही है, तो मेटाफेज क्या हो जाएगा, ए, 23 का ए, है ना? 24 पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग एम फेज ऑफ द सेल साइकिल, कह रहा है कि इन सब में, ऑप्शन जो मिला है इन सब में से व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, कि न्यूक्लियर एनवेलप कब बनना शुरू होता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्स रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग एम फेज ऑफ द सेल साइकिल, यानी कि एम फेज ऑफ सेल साइकिल में जो आपका न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो बनना शुरू होता है, ठीक है ना? तो ऐसा देखिए क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड, मतलब जब आपका न्यूक्लियर एनवेलप जब बन जाता है, ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा एम फेज में जब न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है तो इनमें से कौन सा कहानी
होता है बनने के बाद, क्या है, डिकंडेंसेशन ऑफ फॉर क्रोमोसोम एंड असेंबली ऑफ न्यूक्लियर लेमिला, ठीक है। ऑप्शन ए क्या कहा कि डिकंडेंसेशन फ्रॉम क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम डिकंडेंसेशन शुरू करता है, एंड रीअसेंबली मतलब रीअसेंबली मतलब क्या कि फिर से बनना, ठीक है ना, किसका, तो न्यूक्लियर लेमिला। अब पूछेगा सर न्यूक्लियर लेमिला क्या है, तो बताए हुए हैं न्यूक्लियस में 3 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या दिखता है, हम बताए हुए हैं ना, याद है आप लोगों को न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लेमिला कहते हैं। तो क्या न्यूक्लियर लेमिला बनता है, तो देखिए ठीक है, हम आगे ऑप्शन पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअली में जब न्यूक्लियर एनवलप का रीअसेंबली होता है, यानी कि जब न्यूक्लियर एनवलप बनता है, जब न्यूक्लियर टेलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप बन जाता है, तो मेन काम क्या होता है, क्रोमोसोम अपना डीकंडेंसेशन शुरू करता है, मतलब वो फिर से जो कंडेंस है वो खुलना शुरू करता है, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा, 24 ए, ठीक है। और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम एंड रीअसेंबली ऑफ, देखिए ट्रांसक्रिप्शन फॉर क्रोमोसोम गलत बात, ठीक है, क्रोमोसोम का फिर उसमें थोड़ी ट्रांसक्रिप्शन होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्राइल रिंग एंड फ्रॉम द फ्रेगमोप्लास्ट का बात कहाँ लेके चला आया, बिल्कुल गलत है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्राइल रिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। 25 बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ मिटोसिस इन ए लेबोरेटरी, कह रहा है कि मिटोसिस को पढ़ने के लिए, यानी कि मिटोसिस को जानने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल क्या होता है, ठीक है ना, एंथर, रूट टिप, लीफ टिप और ओवरी। हम बार बार बोले आपको ऑनियन रूट टिप, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट टिप, 25 का। बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ मिटोसिस इन लेबोरेटरी इज एंथर, नंबर बी रूट टिप, नंबर 3 लीफ टिप, ओवरी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन हम क्या दिए हुए हैं, 25 का ए, चलो ऑप्शन में लिख के भेजे 25 का ए, लेकिन एक्चुअली में होगा रूट टिप, है ना, 25 का बी, है ना। रूट टिप इज द बेस्ट, ऑनियन रूट टिप इज द बेस्ट मटेरियल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मिटोसिस, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 25 अगर ए है तो एंथर जो है वो भी लगभग ठीक ही होता है, लेकिन इसमें अगर कुछ ऐसा गड़बड़ी होगा तो फिर कल हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, इफ ए डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विद कोल्सोचिन देन इट बिकम, याद है कोल्सोचिन हम बताए हुए हैं, मस्टर्ड गैस, कोल्सोचिन बताए हुए हैं ना, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि अगर एक डिप्लॉयड सेल को आप अगर ट्रीट कीजिएगा, मतलब एक डिप्लॉयड सेल मतलब क्या है, उसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, उसके अंदर क्या है, एक डिप्लॉयड सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना। तो बोल ये रहा है कि इफ ए डिप्लॉयड सेल, एक डिप्लॉयड सेल है, उसको अगर आप ट्रीट कीजिएगा कोल्सोचिन के साथ तो क्या होगा, तब क्या बनेगा, ठीक है ना। ट्रिप्लॉइड बनेगा, टेट्रापोलॉइड बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा, मोनोपोलॉइड बनेगा, ठीक है ना। जरा बताइए 26 का क्या होगा। देखिए हम क्या कहते हैं, कोल्सोचिन करता क्या है, न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर को बनने नहीं देता है, बताया था ना, मेटाफेज के दौरान ये काम करता है, न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर को बनने नहीं देता है। अब देखिए जब न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो क्या होगा, ऐसे ये स्प्लिट नहीं करेगा, चारों इसका दोनों आर्म दिखेगा ऐसे, है ना, तो टेट्रापोलॉइड कहेंगे, है ना। ये क्या बना, टेट्रापोलॉइड बन जाएगा, 26 का बी। देखिए समझे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर आप एक डिप्लॉयड सेल को ट्रीट कीजिएगा किससे, कोल्सोचिन से, तो क्या होगा, जब कोल्सोचिन ट्रीट कीजिएगा तो स्पिंडल फाइबर बनेगा नहीं, तो ये जो सेंट्रोमेर स्प्लिट करेगा नहीं, तो आपको ऑप्शन है ट्रिप्लॉइड, 3 तो कहीं बन सकता नहीं है। डिप्लॉइड के साथ जो ट्रीट किए हैं, ठीक है, और एक है आपका मोनोपोलाइड मतलब एक भी तो नहीं होगा ना, क्योंकि स्पिंडल फाइबर अगर बनता तब तो उसको तोड़ा जाता, तो टेट्रापोलॉइड हो जाएगा आंसर, है ना। अब ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम एट ए रीजन कॉल्ड, फिर वही क्वेश्चन कि जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम का किस हिस्से से स्पिंडल फाइबर अटैच करता है, तो भैया सिंपल सी बात है, काइनेटोकोर, 27 का बी, है ना, 27 बी। देखिए काइनेटोकोर कई बार आ चुका है, एस फेस कई बार आ चुका है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन, माइक्रोट्यूब्यूल किसमें, माइक्रोट्यूब्यूल का काम जो माइक्रोट्यूब्यूल किसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना, सेल डिवीजन, मसल कंस्ट्रक्शन, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर एंड डीएनए रिकॉग्निशन।
तो देखिए अभी तो सिंपल सी बात है कि हम लोग सेल डिवीजन सेल साइकिल में बहुत बड़ी बार सुने, माइक्रो टेबल सुने हैं ना। अब कल हम क्वेश्चन पूछेंगे कि माइक्रो टेबल किसका बना होता है। ये क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे, नीट पूछा हुआ है, कल रहेगा आपके एग्जाम में। दो तीन क्वेश्चन आउट कर दिए, हाँ ठीक है। क्या बोले हम कि माइक्रो टेबल इज इन्वॉल्व इन, माइक्रो टेबल किसमें इन्वॉल्व होता है, तो भैया इसका तो आंसर हो जाएगा सेल डिवीजन, क्योंकि हम लोग सेल साइकिल सेल डिवीजन को पढ़ रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का ए, है ना, 28 का ए। लेकिन उसके आएगा क्या ऑप्शन को भी देख लेना थोड़ा। मसल कंस्ट्रक्टर, देखिए मसल कंस्ट्रक्टर में माइक्रो टेबल का काम है नहीं, वहां पे एक्टिन मायोसिन अलग चीज है वो, ठीक है। उसके बाद मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर यानी कि मेम्ब्रेन का स्टडी करने के लिए, तो मेम्ब्रेन तो भाई फोस्फोलिपिड, ठीक है। उसके बाद डीएनए रिकॉग्निशन यानी कि डीएनए को पहचानने के लिए, तो उसमें भी माइक्रो टेबल का वर्क नहीं है। तो माइक्रो टेबल का काम कहाँ है, सेल डिवीजन में। अब हाउ मेनी मिटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर ए सिंगल सेल टू मेक 128 सेल। देखिए आपको जरा याद होगा तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन का पहला लेक्चर, अगर आप लोग मेरा सारा लेक्चर को सुन रहे हैं तो आपको याद होगा पहला लेक्चर में हम बताए थे ये चीज को, हम बोले भी थे कि ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है कब पूछा है, 1997 में। क्या पूछा है कि एक सेल, एक सिंगल सेल है, ठीक है ना, उसको अगर 128 सेल बनना है तो उसको कितने बार डिवाइड करना होगा। तो बोले थे ना हम 1 से क्या होगा 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। देखिए तो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, और सॉरी 1 से 2 बना ना, गलत हो गया ये, रुकिए। देखिए 1 से बना 2, है ना, तो यहाँ पे एक डिवीजन, 2 से बना 4, यहाँ पे एक डिवीजन, मतलब यहाँ पे दूसरा डिवीजन, 2 से 4 से 8 तीसरा डिवीजन, 8 से 16 चौथा डिवीजन, 16 32 पांचवा, 32 से 64 छठा, और 64 से 128 सात। यानी कि एक सेल को अगर 128 सेल बनना है, क्या बोल रहे हैं, अगर एक सेल को 128 सेल बनना है बाबू तो उसको 7 बार डिवाइड करना होता है। और ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन का पहले का समय बताए थे, आपको याद होगा, है ना। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, मतलब ए 29 का ए, है ना। 30 में आते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन। क्या कह रहा है कि 30 का क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है, हम बताए हुए हैं आपको, है ना, प्लांट का रूट टिप और शूट टिप पे होता है एपिकल मेरिस्टेम, जो कि लगातार डिवाइड करते रहता है, तो उम्र पूरा हमेशा जिंदगी डिवाइड करते रहता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि सेल डिवीजन के मतलब एपिकल, जब क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब एपिकल मेरिस्टेम होता है, यानी कि जब एपिकल मेरिस्टेम होता है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कब बनता है। तो अब देखिए एपिकल मेरिस्टेम में क्या है, एपिकल मेरिस्टेम क्या है, एक डिप्लॉयड सेल है, तो वो भी तो एक सेल है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो टेलोफेज में बनता है हमेशा उसी समय बनेगा। ऑप्शन क्या है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। कब बनेगा इसमें, 30 का क्या हो जाएगा सी, टेलोफेज, है ना, 30 सी टेलोफेज। देखिए ये एपिकल मेरिस्टेम, देखिए ये कंफ्यूज करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे बच्चे बड़ा स्मार्ट हैं, वो समझ गए कि भाई तुम एपिकल मेरिस्टेम करो तो वो भी तो एक सेल है। अब सेल में जब भी डिवीजन होगा, जब भी मिटोसिस होगा, तो सिंपल सी बात है एनवेलप, और देखिए मिटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, एनवेलप कब बनता है, टेलोफेज में। इसमें टेलोफेज कहिए, उसमें टेलोफेज 1 या फिर टेलोफेज 2 कहिए, मियोसिस की बात कर रहे हैं, टेलोफेज 1 या फिर टेलोफेज 2 कहिए। तो टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, रीअसेंबली करता है, फिर से बनना शुरू होता है। उसके बाद फिर कोल्सोचिन इज एम्प्लॉयड टू डिप्लॉयज ए हैप्लॉयड सेल एज इट्स, ठीक है। अब देखिए क्या कहा कि कोल्सोचिन जो है, ठीक है ना, वो क्या करता है कि देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 31, ठीक है ना, क्या कह रहा है कि कोल्सोचिन इज एम्प्लॉयड, मैंने सिंपल ये कह रहा है कोल्सोचिन का मेन काम क्या है, कोल्सोचिन का मेन काम क्या है, ठीक है ना, सेल में। मतलब वो अगर आप देखिए एक्चुअली कोल्सोचिन सेल में होता नहीं है, लेकिन अगर सेल में कुछ को डाल दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। इनहिबिट मिटोसिस, वो मिटोसिस को रोक देगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ मियोटिक स्पिंडल, मियोटिक स्पिंडल मतलब स्पिंडल फाइबर एपार्टस को नहीं इनहिबिट मतलब क्या, रोक देगा, नहीं बनने देगा। अलाउड एप्लीकेशन ऑफ डीएनए ट्वाइस इन ऑल सेल साइकिल, कह रहा है कि डीएनए का रेप्लिकेट, जो डीएनए रेप्लिकेट करता है उसको बढ़ावा देगा। तो भाई जो डीएनए का रेप्लिकेशन वो एस फेज में अपने आप हो जाता है, उसको कोई बढ़ावा देने का नीड नहीं है। इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर को बनने नहीं देगा, तो भैया जहां क्रोमोसोम है वहां सेंट्रोमियर बनेगा ही, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ मियोटिक स्पिंडल, 31 का क्या हो जाएगा बी,
ठीक है, 31B, ठीक है। उसके बाद बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व, देखिए आ गया क्वेश्चन, बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर को, साइज को और शेप को। हम कहते हैं ना कि अगर सिर्फ शेप कहे तो एनाफेज, सिर्फ नंबर कहे तो मेटाफेज, लेकिन अगर दोनों को कंबाइन करके कहता है तो क्या होगा, मेटाफेज। बताए हुए हर एक लाइन बाबू हम बताए हुए, ऐसा कोई लाइन नहीं छोड़े जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में आ रखा है ना। क्या पूछ रहा है कि बेस्ट टेस्ट टू ऑब्जर्व शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्या होगा, मेटाफेज। ऑप्शन विल बी बी, 32 का बी। उसके बाद नंबर ऑफ क्रोमेट्स एट मेटाफेज, मेटाफेज में कितना क्रोमेट्स होता है, ठीक है। क्या लिखा ऑप्शन देखते हैं, हमको पता है मेटाफेज मतलब क्या, एक सेंट्रोमेर 2 क्रोमेट्स होता है ना, लेकिन देखिए ऑप्शन कैसे दिया है, 2 ईच इन मिटोसिस एंड मियोसिस। कह रहा है कि मिटोसिस और मियोसिस में क्या है, दोनों में 2-2 होता है, तो मियोसिस का कहानी अलग है ना। 2 इन मिटोसिस एंड 1 इन मियोसिस, ठीक है। उसके बाद 2 इन मिटोसिस एंड 4 इन मियोसिस, फिर 1 इन मिटोसिस एंड 2 इन मियोसिस। क्वेश्चन समझे क्या कह रहा है, देखिए क्रोमोज नंबर ऑफ क्रोमेट्स एट मेटाफेजिस, मेटाफेज में क्या सुने, मेटाफेज में नंबर ऑफ क्रोमेट्स क्या होता है मेटाफेज में। अब देखिए सिंपल क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन, यही तो तरकीब है क्वेश्चन देने का एग्जामिनर का, सिंपल पूछ दिया मेटाफेज, ये आपको नहीं बोला कि मिटोसिस का मेटाफेज है या फिर मियोसिस का मेटाफेज है, ऐसा कुछ नहीं बोला। ये सिंपल कहा कि भाई नंबर ऑफ क्रोमेट्स बताओ हमको मेटाफेज में, मेटाफेज में कब, मेटाफेज में कितना क्रोमेट्स होता है, तो हमको देखिए पता है मेटाफेज में अगर हम बात करें मिटोसिस का तो उसमें क्या होगा, ऐसे अरेंज होगा। अगर हम बात करें मियोसिस का मेटाफेज तो उसमें क्या होगा, ऐसे अरेंज होगा, है ना। तो क्या लिख रहा है ऑप्शन, 2 ईच इन मिटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि हम कहते हैं ना, ये तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम का संख्या 1 है, यहाँ पे क्रोमोसोम का संख्या 2 हो गया है, क्योंकि सेंट्रोमेयर 2 है यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक सेंट्रोमेयर पे यहाँ भी क्या है, 2 क्रोमेट्स अटैच है, और यहाँ भी एक सेंट्रोमेयर पे क्या है, 2 क्रोमेट्स अटैच है। मतलब ऑप्शन 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहीं समझे, फिर टेंशन मत, फिर से बता देते हैं, एकदम चेहरा नहीं बनाना है, हमको पता है बहुत का चेहरा बन गया होगा, नहीं टेंशन की जाम है ना, फिर बता देंगे। देखिए क्या कहा, क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ क्रोमेट्स इन मेटाफेज इज, क्रोमेट्स का, मेटाफेज में क्रोमेट्स का क्या संख्या होता है, ये तो पूछा है क्वेश्चन, मेटाफेज में क्रोमेट्स का क्या संख्या होता है। अब देखिए मेटाफेज की बात करें, मिटोसिस और मियोसिस की बात नहीं कर रहा है, लेकिन हमको पता है कि अगर हम बात करें मिटोसिस का, अगर हम बात करें मिटोसिस का, तो उसमें क्या होता है कि एक सेंट्रोमियर, इस पे क्या होता है, 2 क्रोमेट्स होता है, ये किसका हो गया। अगर हम बात करें मियोसिस का, इसमें भी क्या होता है, एक ये क्या होगा, इक्वेटर हो गया, ये भी इक्वेटर है, इसमें क्या होगा, ऐसे आर्म होगा, ऐसे, है ना। तो अब बताइए इसमें क्या, एक सेंट्रोमियर पे कितना क्रोमेट्स है, 2, इसमें भी एक सेंट्रोमियर पे कितना क्रोमेट्स है, 2, तो ये तो ऑप्शन क्या है, 2 ईच इन मिटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि चाहे वो मिटोसिस का हो चाहे मियोसिस का हो, 2 क्रोमेट आपको देखने को मिलेगा। अगला ऑप्शन क्या है, 2 इन मिटोसिस एंड 1 इन मियोसिस, कह रहा है कि मिटोसिस में, अगला ऑप्शन कह रहा है कि मिटोसिस में 2 लेकिन मियोसिस में 1, तो क्या मियोसिस में 1 है, नहीं है, अरे अच्छे से बना दें। क्या इसमें 1 दिख रहा है, मियोसिस में नहीं दिख रहा है, 2 है इसमें भी। 2 इन मिटोसिस एंड 4 इन मियोसिस, क्या मियोसिस में 4 दिख रहा है, अरे देखिए सर अभी तो 4 दिखेगा, सर दिखा 4, तो बाबू ये भी तो एक क्रोमोसोम ही है ना, ये तो नंबर ऑफ क्रोमेट्स पूछ रहा है, तो ये तो एक अलग क्रोमोसोम है, ये एक अलग क्रोमोसोम है ना। उसके बाद 1 इन मिटोसिस एंड 2 इन मियोसिस, कह रहा है कि मिटोसिस में 1, तो 1 तो होता नहीं। मेटाफेज में देखिए, मेटाफेज में चाहे वो मियोसिस का मेटाफेज हो चाहे वो मिटोसिस का मेटाफेज हो, उसमें एक ही आप 2 ही आपको क्रोमेट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मिटोटिक एनाफेज डिफर फ्रॉम मेटाफेज इज इन प्रोसेसिंग, कह रहा है कि जो मिटोटिक एनाफेज है, मिटोटिक मतलब क्या, मिटोटिक मतलब मियोसिस की बात हो रहा है, वो एनाफेज, ठीक है ना, डिफर फ्रॉम मेटाफेज इन प्रोसेसिंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमेट्स, ठीक है, half number of chromosome and half number of chromates, half number of chromosome and half number of chromates, same number of chromosome and half number of chromates,
ये समझ में आया होगा? चलिए फिर से बताते हैं, रुकिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मियोटिक एनाफेज, जो मियोटिक का एनाफेज है, क्या बोले, मियोटिक का एनाफेज, तो मियोटिक का एनाफेज डिफर फ्रॉम मेटाफेज, वो मेटाफेज से कैसे डिफर है, ठीक है। देखिए अगर हम मियोटिक की बात करें तो देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं हम, एनाफेज डिफर फ्रॉम मेटाफेज। देखिए मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में उसमें क्या होता है, ऐसा होता है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन करते हैं दोनों इक्वेटर के बीच में। एनाफेज में क्या होता है, ये उस तरह भागता है ऐसे और ये इस तरह भागता है ऐसे। हाँ। अब देखिए क्या कह रहा है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमेट्स। क्या आपको सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम नंबर ऑफ क्रोमेट्स दिख रहा है? देखिए सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहने का मतलब क्या, क्या इसमें आपको यहाँ क्या दो क्रोमोसोम दिख रहा है, इसमें एक एक क्रोमोसोम दिख रहा है, नहीं है। दूसरा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेट्स। क्रोमोसोम का संख्या यहाँ पे हाफ दिख रहा है, क्रोमेट्स का संख्या कहीं हाफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑप्शन गलत है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमेट्स, क्रोमोसोम का संख्या हाफ हो जाएगा। तो देखिए हाफ कब होता है, टीलोफेज, एनाफेज में शुरुआत होता है, ठीक है। डी है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेट्स। क्रोमोसोम का यहाँ भी देखिए, क्रोमोसोम यहाँ भी एक 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 सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो है, लेकिन क्रोमेट्स का संख्या हाफ हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एक दो तीन चार क्रोमेट्स, यहाँ पे कितना है, इसमें एक क्रोमेट्स और ये तो अलग हो गया ना, तो इसमें दो क्रोमेट्स और इसमें दो क्रोमेट्स, मतलब क्रोमेट्स का संख्या हाफ हो गया, वही तो ऑप्शन है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेट्स। आया समझ में? कोई दिक्कत? क्वेश्चन में वो यही पूछा था कि मिटोटिक का एनाफेज और मेटाफेज में क्या अंतर है, क्रोमोसोम और क्रोमेट्स के लेवल, मतलब क्वेश्चन आपका देखिए अंतर तो बहुत है, लेकिन आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे क्रोमेट्स और क्रोमोसोम के बेस पे। तो हमको पता है कि जो एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम दूर हो जाते हैं। जब होमोलोगस क्रोमोसोम दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, क्रोमोसोम का संख्या तो वही रहेगा, इधर भी एक क्रोमोसोम का संख्या वही रहेगा, लेकिन क्रोमेट्स हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना क्रोमेट्स, चार क्रोमेट्स, यहाँ इसमें कितना क्रोमेट्स है, दो क्रोमेट्स है, क्योंकि ये एक्चुअली में है कैसा, ये एक्चुअली में ऐसा है, देखिए ये एक्चुअली में ऐसा है। तो यहाँ पे ये एक क्रोमेट्स, ये एक क्रोमेट्स, दो क्रोमेट्स है इसमें, और इसमें टोटल कितना है, चार क्रोमेट्स है, तो क्रोमेट्स क्या हो गया, हाफ हो गया, है ना, ये था। अब इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिटेड एट, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर कब होता है, और रिसेंटली 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, कब होता है क्रॉसिंग ओवर, बहुत बार बताया क्वेश्चन, कब होता है, पैकाइटिन में। देखिए तो है पैकाइटिन, पैकाइटिन, लेप्लोटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, कब होता है, पैकाइटिन। देखिए 34 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, और 35 का ए, है ना, पैकाइटिन। चलिए समझ गए? ठीक, देखिए हमको पता है लेप्टोटिन में क्या होता है, थ्रेड खुल के करना शुरू करता है। जाइगोटिन में क्या होता है, पेयरिंग होता है, साइनेसिस होता है। पैकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन होता है। डिप्लोटिन में क्या होता है, तो वो टर्मिनेट करना शुरू करता है, लेकिन काइस्मेटा टर्मिनेट नहीं करता है, डिप्लोटिन में नहीं करता है, लेकिन डाइगैस में क्या होता है, पूरा का पूरा सेपरेट कर जाता है ना। अब आगे क्या है देखते हैं, 36 सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए क्या दिख रहा है, देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है। ए है साइनेप्सिस एलिंग, देखिए हम ऐसे लिखते हैं ए और यहाँ पे 1, ठीक है, जो दिख रहा है ना ए और 1, ठीक है। ए क्या है, देखिए साइनेप्सिस एलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनेप्सिस एलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम कब होता है, कौन सा फेज में, जाइगोटिन में। देखिए तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 2, ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 होता है। दूसरा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन कब बनता है, कब बनता है, G2 फेज में। बात है ना, G2 फेज में क्या आरएनए प्रोटीन बनता है, तो G2 फेज में, मतलब कब हो जाएगा, ये बी का क्या हो जाएगा, 3, बी का क्या होगा, है ना, बी का क्या हो जाएगा 3। उसके बाद एक्शन ऑफ एंजाइम रिकम्बिनेस, रिकम्बिनेस एंजाइम जो रिकम्बिनेस एंजाइम है उसका एक्शन कब होता है, किस फेज में होता है, पैकाइटिन में, है ना। मतलब
सी का 5 और सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेट्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। सेंट्रोमियर नहीं हटता है लेकिन क्रोमेट्स दोनों पोल में मूव करना शुरू। देखिए अच्छा लाइन ये बोला, क्या लिखा कि सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट, सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं होता है लेकिन दोनों, बट क्रोमेट्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट, लेकिन क्रोमेट्स मूव करना शुरू कर जाते हैं। कब होता है? एनाफेज 1 में। देखिए आप बोलेंगे सर एनाफेज में, तो देखिए मियोसिस की बात हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ सारा बात मियोसिस का हो रहा है। और देखिए ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, अगर हम बात करें मिटोसिस में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर सेपरेट कर जाता है, करता है एनाफेज में। लेकिन मियोसिस का एनाफेज 1 में क्या होता है कि क्रोमेट्स का संख्या तो आधा हो जाता है, मतलब ये दोनों जो होमोलॉगस थे वो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन क्रोमेट्स का संख्या, क्या बोले हम कि क्रोमेट्स तो अलग अलग हो जाते हैं लेकिन सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता है। हम ये बोले कि देखिए ये है, तो ये क्रोमेट्स मतलब क्रोमोसोम क्रोमेट्स, ये क्या है क्रोमोसोम, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन क्या इनका सेंट्रोमियर टूटता है? नहीं टूटता है। तो कब होता है ये होता कब है? एनाफेज 1 में, है ना। तो डी का क्या हो जाएगा? एनाफेज 1 कब है? एनाफेज 1 4 में, ठीक है। अब मिला लीजिए, देखिए तो ए का 2, बी का 3, सी का 5 और डी का 4, ऑप्शन ए, है ना। मतलब 36 विल बी ऑप्शन ए। क्या आंधी तूफान है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं, ठीक। हमको देखिए सब कुछ है। साइनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनेप्सिस जो है वो कब बनता है, होमोलोगस क्रोमोसोम कब अलाइन होते हैं, हमको पता है जाइगोटीन में, तभी उसका नाम जाइगोटीन है। जाइगो मतलब पेयरिंग, है ना। उसके बाद सिनेप्सिस ऑफ आरएनए और प्रोटीन कब बनता है? G2 फेज में। एंजाइम रिकॉम्बिनेस कब काम करता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? पैकाइटिन में, है ना। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, फॉर द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। कुछ जैसे आपको क्या है, देखिए एक क्या दिया है क्रॉसिंग ओवर, बी क्या दिया है साइनेप्सिस, सी क्या दिया। देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन फंसाता है क्वेश्चन में कोई दम नहीं, लेकिन तो सोचना पड़ेगा। डी क्या है? तो बी है आपका ट्रांसलेशन ऑफ काइस्मेटा, और डी क्या है आपका डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब आपको इसको सीक्वेंस में बताना है। क्या करना है? सीक्वेंस में बताना है, ठीक है ना। सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस करने का मतलब क्या है कि कौन स्टेप पहले होगा कौन स्टेप बाद में होगा। तो देखिए क्या है क्रॉसिंग ओवर से, देखिए सबसे पहले हमको देख के लग रहा है सिनेप्सिस पहले होगा, क्योंकि शायद देखिए पहले तो क्या होता है लिप्टोटीन, उसमें तो बस थ्रेड खुलता है, लेकिन दूसरा क्या है जाइगोटीन में क्या सिनेप्सिस होता है, मतलब पहले हो जाएगा बी। तीसरा अब देखिए पैगाटीन में क्या हो गया, सॉरी हाँ जाइगोटीन में क्या हुआ, सिनेप्सिस हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, सॉरी जाइगोटीन में क्या हुआ, सिनेप्सिस हुआ, क्या हुआ, समझ रहे ना। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये आपको कुछ नाम दे दिया, आपको ये बोला कि हमको जरा सीक्वेंस बताओ कौन पहले होगा कौन बाद में, यानी कि आप सिर्फ हम लोग पढ़े ना कि ये काम पहले होता है फिर काम बाद में होता है। हम कहते हैं कि दे आर ऑल प्रोग्रेसिव प्रोसेस, सीरियल वाइज चलता है। ऐसा नहीं कि जहां मन जो मन तब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। दे ऑल आर प्रोग्रेसिव प्रोसेस। तो आपको यही बताना है कि कौन स्टेप पहले कौन स्टेप बाद में। तो हमको पता है कि लिप्टोटीन में देखिए यहाँ पे दो भी नाम दिए, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ काइस्मेटा, सिनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर, ये सब का सब खेला कहाँ है, मियोसिस में है। और मियोसिस का किस में, प्रोफेज 1 में है, सारा खेला उसी में है। सिनेप्सिस कहाँ देखने को मिलता है, प्रोफेज 1 में। क्रॉसिंग ओवर कहाँ देखने को मिलता है, प्रोफेज 1 में। काइस्मेटा का हटना कब देखने को मिलता है, प्रोफेज 1 में। और डिसअपीयर न्यूक्लियस कब देखने को मिलता है, न्यूक्लियस का डिसअपीयरेंस कब देखने को मिलता है, प्रोफेज 1 में। आपको यही बताना है कि कौन पहले कौन बाद में होता है। तो हमको पता है कि भैया लिप्टोट यहाँ पे ऐसा अगर देता कि क्रोमेटिन थ्रेड, ऐसा देता कि क्रोमेटिन थ्रेड जो होता है वो खुलता है, तो हम लोग पहले लिखते हैं। लेकिन क्रोमेटिन का कहीं बात ही नहीं किया, यहाँ पे सीधा शुरू किया सिनेप्सिस से। अब देखिए लिप्टोटिन के बाद क्या आता है,
जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, समजात गुणसूत्र आपस में क्या होते हैं, पेयरिंग करते हैं, तो सिनैप्सिस पहले होगा बी। उसके बाद ये तो हो गया जाइगोटीन। उसके बाद क्या पैगाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब क्रॉसिंग ओवर कब होगा, पैगाइटिन में, मतलब जाइगोटीन के बाद पैगाइटिन, पैगाइटिन में क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर मतलब बी के बाद क्या हो जाएगा, ए, है ना। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, अब दो बचा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कैस्मेटा और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस का डिसअपीयरेंस कब होगा, प्रोफेज का खत्म होने के दौरान, लेकिन कैस्मेटा क्या होता है, पहले हटना शुरू होता है, मतलब उसके बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और उसके बाद फिर क्या आएगा, उसके बाद फिर डी आ जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए तो मेरा तो किस में है, इसमें ए में क्या है, बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी, मतलब ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 37 ए। क्या कोई क्वेश्चन में दम है, 2015 में वो पूछा गया था, कोई दम है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है ना। चलिए समझ गए ना। देखिए बस क्वेश्चन यही बोला था कि आपको कुछ वर्ड दे दिया, बोला कि आप बताओ, आप हमको बताओ कि कौन काम पहले होता है, कौन काम बाद में होता है। तो हमको पता है कि यहाँ पे जो भी वर्ड दिया हुआ है सबका सब प्रोफेज 1 का वर्डिंग है, कि प्रोफेज 1 में क्या होता है, सिनैप्सिस होता है, प्रोफेज 1 में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, प्रोफेज 1 में क्या होता है, काइस्मेटा का टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन होता है, और उसके बाद डिसअपीयरेंस भी कब होता है, प्रोफेज 1 में ही होता है। देखिए न्यूक्लियस का डिसअपीयरेंस, सुनिए न्यूक्लियस का डिसअपीयरेंस तो है प्रोफेज, इसमें मिटोसिस का ही प्रोफेज में होता है, लेकिन और चीजों तो नहीं होता है। और न्यूक्लियस का डिसअपीयर वो चाहे किसी भी प्रोफेज में हो, चाहे मिटोसिस का प्रोफेज में हो, चाहे मेयोसिस का प्रोफेज में हो, वो होगा तो अंतिम में ही, है ना। हटना शुरू हो जाता है अर्ली प्रोफेज में, लेकिन हट जाता है लेट प्रोफेज में, ठीक है, समझ गए। चलिए उसके बाद आते हैं, ए क्रोमोसोम इज इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू 1 टू, अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी फाइन क्वेश्चन, ये 2015 में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या क्वेश्चन कहा, ए क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू 1 एंड आर, मतलब आपको वैसे देखिए हम बता रहे क्रोमोसोम का 4 टाइप होता है ना। एक क्या होता है, एक बीचों बीच होगा, एक क्या होगा बीच से थोड़ा ऊपर होगा, एक क्या होगा एकदम पूरा ऊपर ही होगा, और एक क्या होगा एकदम, देखिए एक क्या होगा बीचों बीच होगा। ये दोनों क्या है, बीच में क्या सेंट्रोमियर है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मत सोचिएगा सर क्या बनाने लगे, बाबू क्रोमोसोम बना रहे हैं, ये बीच में क्या है सेंट्रोमियर है, और ये दोनों क्या आर्म्स है, तो दोनों आर्म्स के बीचों बीच सेंट्रोमियर है। इसमें क्या है कि दो आर्म के जो दोनों आर्म है उसका आर्म के जो एक आर्म थोड़ा लंबा, एक आर्म छोटा है, और एक में क्या है कि मतलब जा रहा है ना बाबू, यहाँ नीचे बना देते हैं। देखिए एक में क्या है आपका बीचों बीच, एक में क्या है बीच से थोड़ा सा ऊपर, है ना, थोड़ा सा ऊपर, एक में क्या है कि एकदम ऊपर से थोड़ा सा नीचे, मतलब एक आर्म बहुत लंबा है, और एक में क्या होता है एकदम ऊपर सेंट्रोमियर। क्या क्या नाम है पता होगा, एक को हम लोग कहते हैं बाबू, इसको क्या कहेंगे मेटासेंट्रिक, इसको क्या कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, इसको क्या कहेंगे एक्रोसेंट्रिक, और इसको क्या कहेंगे टीलोसेंट्रिक, ये ना कहेंगे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। अब क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू 1 एंड, मतलब 1 एंड के क्लोज, तो देखिए ये क्या 1 एंड मतलब क्या हुआ, या तो ये फिर या फिर ये एंड, ये इसका ये एंड है, ये इसका ये एंड है, हर किसी में क्या ये एंड है, ये एंड है, यहाँ पे इसमें ये एंड है, फिर इसमें ये एंड है, इसमें तो एक ही एंड है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि ऐसा क्रोमोसोम का नाम बताओ आप कि जिसमें सेंट्रोमियर जो है वो किसी एक एंड मतलब क्लोज टू, मतलब किसी एक एंड के नजदीक होता है। इसमें तो एंड दोनों एंड के बीचों बीच है, ये तो होगा नहीं, मेटासेंट्रिक तो होगा नहीं। इसमें क्या है कि बस मिडिल थोड़ा सा ऊपर है, मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है, इसमें एकदम ही ऊपर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या कहा है कि क्लोज टू 1 एंड, लेकिन इसमें क्या है क्लोज की बात ही नहीं है, इसमें क्या है 1 एंड, लेकिन क्लोज आ गया मतलब इसमें क्या है, यहाँ एक 1 एंड है और इसमें क्लोज है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक, ऑप्शन ए। 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अच्छा क्वेश्चन है, अब बताइए ये से तो क्वेश्चन पूछा रहता है, आपको क्या नहीं पता है बताइए आप। 38 का ए, ठीक है। उसके बाद 39, द एंजाइम रिकॉम्बिनेस इज रिक्वायर्ड एट व्हिच स्टेज ऑफ मेयोसिस। आसान क्वेश्चन है कि एंजाइम जो रिकॉम्बिनेस है वो
मियोसिस का किस स्टेज में काम आता है, तो प्रोफेज में। लेकिन प्रोफेज में और 5 सब स्टेज है। अब देखना हमको, देखिए अगर ऐसा दिया होता कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, एनाफेज 1, तो हम लगा देते हैं प्रोफेज 1। लेकिन ऑप्शन क्या दिया है, प्रोफेज 1 का जो सबफेज है उसका नाम मेंशन कर दिया है, पैकाइटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, डाइगेंसिस। तो क्रॉसिंग ओवर होता कब है, पैकाइटिन में। एंजाइम भी कब काम करेगा, पैकाइटिन में। तो 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, पैकाइटिन। 39 ए, है ना। उसके बाद ड्यूरिंग मियोसिस 1 के दौरान द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग इट। क्रोमोसोम कब पेयरिंग शुरू करता है, कब शुरू करता है, साफ साफ लिख दिया है कि ड्यूरिंग मियोसिस 1 में क्रोमोसोम कब पेयरिंग शुरू करता है। तो भैया सिंपल सी बात है, कब, जाइगोटिन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 40 का क्या हो जाएगा, बी। इतना तो आसान क्वेश्चन है बाबू। और आसान देख के ये मत समझिएगा सर अपने मन से दे दिए होंगे, नहीं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू। जो क्वेश्चन आपको हम डील करवा रहे हैं वो सारा क्वेश्चन किसी ना किसी सब नीट के एग्जाम में, सब नीट के एग्जाम में आया हुआ है। पहले AIPMT था तो AIPMT में आया हुआ है ना। चलिए उसके बाद अब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग, देखिए अब क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा देता है, कितना सिंपल क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट फॉर्मेशन मतलब मियोसिस। देखिए अगर यहाँ पे ड्यूरिंग मियोसिस तो आसान क्वेश्चन रहता है, लेकिन बोलते हैं कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। भैया गैमेट फॉर्मेशन कब होता है, मियोसिस के दौरान। मतलब मियोसिस होगा तभी तो गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो क्या कहा कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। पार्टिसिपेट कब करता है, तो मेटाफेज 1 में, एनाफेज 1 में, प्रोफेज 1 में और प्रोफेज 2 में। कब, क्या कह रहा है, एंजाइम रिकॉम्बिनेज का खेल कब, जो एंजाइम रिकॉम्बिनेज है वो कब काम करता है, तो प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 के किसमें, पैकाइटिन में, है ना। तो प्रोफेज 1 में 41 का सी। उसके बाद गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्टेन इवेंट एट ए पार्टिकुलर स्टेज ऑफ ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन व्हिच इज दिस स्टेज। देखिए यहाँ पे दो आपको इमेज दिखाया, एक इमेज ऐसा दिखाया, ऐसा, ठीक है, ऐसा। और दूसरा इमेज का दिखाया आपको, अलग कर दिया गया इसको, ये और ये, ठीक है। 2012 पूछा गया था। क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि गिवन ये एक रिप्रेजेंटेशन है, आपको बताना है कि सर्टेन इवेंट और पार्टिकुलर, ये किसी पार्टिकुलर स्टेज का इवेंट दिखा रहा है, ठीक है। आपको बताना है किस इवेंट का ये है, ठीक है। प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोफेज 2 ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोफेज ऑफ मिटोसिस, बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ मिटोसिस। देखिए मिटोसिस का तो एक कारोबार है ही नहीं, क्रॉसिंग ओवर की बात हो रही है, मिटोसिस का तो कारोबार है नहीं है। तो दो ऑप्शन तो मिटोसिस का है, खत्म। अब प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस एंड प्रोफेज 2 ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोफेज 2 ड्यूरिंग मियोसिस इज सेम एज मिटोसिस प्रोफेज, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, देखिए हो क्या रहा है इसमें, तो यार क्रॉसिंग ओवर होके अलग हो रहा है, हम ऐसा बना दिए एक साथ, लेकिन ये तो हो तो ऐसा रहा है ना, हो तो ऐसा रहा है कुछ, देख लीजिए ऐसा और सॉरी ऐसा, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आधा ऐसा हो जाएगा और ये आधा ऐसा हो जाएगा। क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हुआ। कब होता है रिकॉम्बिनेशन, कब, मियोसिस की मिटोसिस, मियोसिस में कब, प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 या मेटाफेज 1 मेटाफेज 2। प्रोफेज 2 में तो प्रोफेज 2 जो मियोसिस, जो प्रोफेज 2 का जो मियोसिस है, मतलब मियोसिस 2 में जो प्रोफेज 2 होता है वो तो सेम किसके का तरह होता है, मिटोसिस के प्रोफेज की तरह होता है। तो ये कब होगा, प्रोफेज 1 में होगा। ऑप्शन विल बी 42A, ठीक है, 42A। उसके बाद आइडेंटिफाई द meiotic stage in which the homologous chromosome separate while the sister chromosomes remain associated at the centromere। कितना आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको मियोटिक स्टेज का वो बताना है, मियोटिक स्टेज का वो स्टेज को बताना है जिसमें क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम तो सेपरेट होता है लेकिन सिस्टर क्रोमेट सेपरेट नहीं होते हैं। कब होता है ये काम, एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो तो सेपरेट होगा
होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं होता है। ऑप्शन है मेटाफेज 1 एनाफेज 1, मेटाफेज 2 एनाफेज 2। कब होता है ये? एनाफेज 1 में। ऑप्शन विल बी 43 का क्या हो जाएगा? सी। 43 का क्या होगा? सी। क्या देख कोई हार्ड है क्वेश्चन में? कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन क्या पूछा? आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज। आपको मियोटिक स्टेज को आइडेंटिफाई करना है इन विच द होमोलॉगस क्रोमोसोम, जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम तो सेपरेट होता है, सेपरेट, वाइल द सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट नहीं होते हैं। तो किसमें ये कब होता है? एनाफेज 1 में। अब देखिए जेनेटिक मैप इज वन दैट, जेनेटिक मैप जो है, देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन तो जेनेटिक से मिला के पूछा क्वेश्चन है, ठीक है। हम जो जेनेटिक पढ़ेंगे तो बेटर क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर हम समझाते हैं अभी क्या कह रहा है कि जेनेटिक मैप इज वन दैट। जेनेटिक मैप क्या होता है? ऑप्शन शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इन द रीजन, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक रीजन में जो अलग अलग तरह के स्पीसीज है उसको बताता है। दूसरा, स्टेब्लिश साइट ऑफ द जीन ऑन ए क्रोमोसोम। तीसरा, स्टेब्लिश द वेरियस स्टेज इन जीन इवोल्यूशन। चौथा, शो द स्टेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये क्वेश्चन में भी आपसे गलत हुआ होगा, लेकिन सुन लीजिए क्या है क्वेश्चन में कह रहा है कि जेनेटिक में क्या है? इस वन दैट, वो क्या है? तो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इन ए रीजन, मतलब एक रीजन में जो अलग अलग तरह के जो स्पीसीज है उसको शो करता है। नहीं, जेनेटिक मैप है ये, ठीक है। दूसरा, स्टेब्लिश साइड ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम, सुनिए, क्रोमोसोम जो आपका क्रोमोसोम है उस पे जो जीन का इंफॉर्मेशन है उसको बताता है जेनेटिक मैप, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 44 का बी, 44 का बी। अब अगला क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन क्रोमेट्स ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग फर्स्ट मिटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? कितना आसान तो क्वेश्चन है। जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज होता है, जो क्रोमेट्स, यानी कि दो जो नॉन सिस्टर क्रोमेट्स लिखा होगा, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन क्रोमेट्स ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द फर्स्ट मिटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड, सो क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, काइस्मेटा, क्रॉसिंग ओवर, साइनेसिस, क्या कहते हैं बताइए। तो देखिए क्वेश्चन यही पूछा आपसे कि जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एक्सचेंज होता है। जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? जल्दी से क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर, है ना। तो 45 का क्या हो जाएगा? सी। 45 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए उसके बाद अब देखिए 46 का क्या है आपका? लेम्बस क्रोमोसोम ऑकर ड्यूरिंग। देखिए लेम्बस क्रोमोसोम कब बनता है? देखिए ये लेम्बस क्रोमोसोम वगैरह जो है ना, ये सब आपको समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स, ठीक है। लेकिन फिर बताते हैं कि लेम्बस क्रोमोसोम कब बनता है। तो वो बनता है बाबू आपका डिप्लोटिन ऑफ मियोसिस, यानी कि मियोसिस का डिप्लोटिन होता है ना, उसमें आपका लेम्बस नहीं। देखिए सिंपल से अलग अलग तरह क्रोमोसोम, जैसे कि एक क्रोमोसोम का नाम हम बताया आपको, पॉलीटीन क्रोमोसोम बताया हुआ ना, पॉलीटीन क्रोमोसोम कल रहेगा, कल हम उस पर बताएंगे क्वेश्चन है पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है ना। बेलवरी रिंग क्या होता है हम बताएंगे कल आपको, नहीं कल तो टेस्ट है, परसों बताएंगे हम बेलवरी रिंग क्या होता है, ठीक है। अलग तरह क्रोमोसोम होता है। तो एक आपका ऐसा क्रोमोसोम जिसको हम लोग कहते हैं लेम्ब्रस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे सर सारा क्रोमोसोम क्यों नहीं पढ़ाएं? सर सारा क्रोमोसोम क्यों? मतलब उतना नीड नहीं है, उतना अभी नीड नहीं है। हम लोग जब जेनेटिक्स में जाएंगे तो 2-4 क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी उतना नीड नहीं है, इसलिए हम नहीं बताएं, क्योंकि है कहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर ऑप्शन में है तो इसे बाउंसर है। और देखिए क्वेश्चन कब का? 1996। आज का क्वेश्चन नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि लेम्बस क्रोमोसोम कब बनता है? तो वो बनता है बाबू डिप्लोटिन ऑफ मियोसिस, यानी कि मियोसिस में जो मियोसिस का जो डिप्लोटिन मियोसिस का जो डिप्लोटिन स्टेज होता है उसमें क्या होता है आपका? तो लिम्बस क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। यानी कि 46 का बी, 46 का बी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? 47, ठीक है। मियोसिस इज इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इज देखिए कह रहा है कि जो मियोसिस है वो इवोल्यूशन में बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। मतलब इवोल्यूशन में क्या कह रहा है कि मियोसिस जो है इज इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट, यानी कि मियोसिस जो है वो इवोल्यूशन में बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। क्यों? इस रिजल्ट इन, उसका फलस्वरूप क्या है? जेनेटिक सिमिलर डॉटर, सिमिलर तो है नहीं, क्योंकि भाई क्या कह रहा है कि इवोल्यूशन मतलब चेंजिंग होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। 4 डॉटर सेल, कोई मतलब उससे नहीं है। एग एंड स्पर्म, उससे भी कोई मतलब नहीं है। रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? अरे भाई हम बताया था ना, हम जब मियोसिस शुरू किया तो पहले 15 मिनट हम इवोल्यूशन पे ही लेक्चर दिए थे आप लोग को, क्योंकि इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल कौन लेके आता है? मियोसिस। क्यों? क्योंकि वो जीन को चेंज करता है।
तो क्या करता है, क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट को अलग अलग करता है, क्रॉसिंग ओवर करता है, उससे क्या होता है, जीन में बदलाव आता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 47 का डी, 47 का डी। ठीक है, उसके बाद मियोसिस 2 परफॉर्म, मियोसिस 2 क्यों होता है, मियोसिस 2 क्यों होता है, देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मियोसिस 2 क्यों होता है, सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ क्रोमेट्स क्यों होता है, देखिए सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ये तो होता है मियोसिस 1 में, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर, डीएनए और सेंट्रोमियर का बनना, ये सब जो डीएनए वगैरह तो एस फेज का काम हो गया, सिंथेसिस मतलब बनना एस फेज में होता है, इंटरफेज में होता है ना, और मियोसिस 2 से पहले, मियोसिस 2 के पहले बहुत छोटा सा इंटरफेज फेज होता है, उसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम को सेपरेट कब होता है, मियोसिस 1 में होता है, तो सेपरेशन ऑफ क्रोमेट्स 48 क्या हो जाएगा डी, 48 का क्रोमेट्स को सेपरेट करता है ना। अरे हम बताए थे ना मियोसिस 2 का नीड क्यों पड़ा, मियोसिस 2 क्यों ऑपरेट करना पड़ा, क्योंकि क्रोमोसोम तो अलग हो गया, क्रोमोसोम तो आधा हो गया, लेकिन क्रोमोसोम आधा हो गया, लेकिन जो डीएनए कंटेंट है वो हाफ नहीं हुआ है, वो डीएनए कंटेंट को हाफ करने के लिए हमको क्या करना होता है, मियोसिस 2 को ऑपरेट करना होता है ना। अब डीएनए कंटेंट हाफ कैसे होगा, तो भैया सिंपल सी बात है, ऐसा रहेगा, इसमें एक थ्रेड, इसमें एक थ्रेड, ये आधा आधा बढ़ जाएगा, सारा वहां ऐसा, ये एक हो गया क्रोमोसोम, इसका ये एक थ्रेड, मतलब इसमें एक डीएनए का थ्रेड, इसमें एक डीएनए का थ्रेड, इससे क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, और ये कब होता है, मियोसिस 2 में होता है, और इसी का तो मियोसिस 2 होता है बाबू, है ना। उसके बाद इन मियोसिस 49, इन मियोसिस द डॉटर सेल डिफर फ्रॉम पेरेंट सेल एज वेल एज अमोंग देमसेल्फ ड्यू टू, कह रहा है कि मियोसिस में जो डॉटर सेल होता है वो पेरेंट सेल से अलग होता है, क्यों, और इवन अपने भी वो सब अलग होते हैं, क्यों। पहला है सेरिगेशन, इंडिपेंडेंट एस्टोमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर, हमको तो ये आंसर लग गया, क्रॉसिंग ओवर, सेरिगेशन, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट यानी कि अपना अलग जीन को लेके आना, इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट, ठीक है, 49 का ए हो जाएगा, है ना। सर आपको तो ये लग गया, सर हम लोग को तो नहीं लगा था, तो बाबू अगला ऑप्शन देख लीजिए, सेरिगेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, तो सेरिगेशन क्रॉसिंग दोनों सही है, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट वाला बात नहीं लेके आया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट आया, क्रॉसिंग ओवर को मिला, लेकिन सेरिगेशन नहीं, देखिए सेरिगेशन मतलब क्या, मूव नहीं होगा, सेरिगेशन, इसमें सेरिगेशन इंडिपेंडेंट लाया, लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं लाया, क्योंकि देखिए एक डॉटर सेल मियोसिस के दौरान पेरेंट सेल से अलग होता है, इसके पीछे 3 कारण, पहला क्रॉसिंग ओवर होता है, दूसरा सेरिगेशन, और तीसरा अपना एस्टोमेंट, यानी कि अपना कहते हैं अपना अस्तित्व को रखता है वो, ठीक है, क्लियर। सेरिगेशन ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, हम बताए थे आपको, हम जब पढ़ा रहे थे आपको, ठीक है ना, एनाफेज 1, उसमें एनाफेज 1 जब खत्म किए थे, उसका खत्म जब हो रहा था, तो उस एनाफेज 1 का सबसे लास्ट में लाइन में लिखा हुआ था कि मेंडेलियन, जो मेंडेलियन फैक्टर है उसमें देखने को, हम बताए थे आपको कि एनाफेज 1 में मेंडेलियन कैरेक्टर देखने को मिलता है, वही क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये मेंडेलियन कैरेक्टर क्या है, क्या किया है, ये जेनेटिक्स से जोड़ के पूछा, इवोल्यूशन से जोड़ के पूछा है इसमें, ठीक है, क्या है, तो सेरिगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर ऑकर्स ड्यूरिंग, कब होता है, डिप्लोटीन, एनाफेज 1, जाइगोटीन, पेकाइटिन, एनाफेज 2, कब होता है, हम देखिए अगर आप लोग ढंग से पढ़े होंगे, ढंग से नोट्स को देखेंगे तो पता होगा, क्योंकि एनाफेज उनके सबसे नीचे लाइन में लिखवाए थे, देखिए पूछा गया क्वेश्चन ऐसे तो हम लिखवाए थे, मेंडेलियन फैक्टर, है ना, हमको देखने को मिलता है कब, तो वो देखने को मिलता है हमको एनाफेज 1 में, यानी कि 50 का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इज इक्वल डिवीजन ड्यू टू, देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन मतलब क्या, हम बताए थे मियोसिस 1 को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, हेटेरोलॉगस डिवीजन भी कहते हैं ना, हेटेरोटाइपिक डिवीजन, अलग अलग कर देता है सेल को। उसके बाद क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, है ना। तो और मियोसिस 2 जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमेट्स, डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखिए इसमें जो सारा ऑप्शन है क्या है, पहला ऑप्शन क्या है कि पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा समझें, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मियोसिस 1 जो मियोसिस 1 है वो रिडक्शनल डिवीजन है, और मियोसिस 2 जो है वो इक्वेटल डिवीजन है, इसके पीछे क्या कारण, ड्यू टू, क्यों। क्वेश्चन ये पूछा कि मियोसिस 1 वो रिडक्शनल डिवीजन है, लेकिन मियोसिस 2 जो है वो इक्वेटल डिवीजन क्यों है, क्योंकि मियोसिस 1 में क्या होता है,
क्रोमोसोम का संख्या घटता है, इसलिए रोटेशनल डिवीजन है। और मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 जो है वो इक्विलेटरल डिवीजन क्यों है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है क्योंकि उसको क्रोमेट्स को अलग करना होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमेट्स। आंसर विल बी 51 का सी, 51 का सी। ये सारा आपका आंसर है कल का टेस्ट का, ठीक है। तो यही तो 30 साल से तो क्वेश्चन आ रहा है। अब बताइए इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन हमको तो नहीं लगता एक भी क्वेश्चन वैसा है जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग नहीं सुने होंगे, आप लोग नहीं पढ़े होंगे, आप लोग के लिए बाउंसर हो गया, कुछ तो नहीं है वैसा। लेकिन इसमें ऐसा बहुत क्वेश्चन है जो कि नीट के लिए बाउंसर है, इसमें ऐसा बहुत क्वेश्चन है जो कि नीट के लिए बाउंसर है, लेकिन आप लोग तो कोई क्वेश्चन बाउंसर नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो बाबू आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप लोग से क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग नीट का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन का एम्स का भी क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग से, ठीक है ना। तो आप लोग से नीट का क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग सारा लेक्चर सुन रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, तो समझिए कि आपका जो आप पथ पे हैं वो पथ बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, टाइमिंग मेंटेन कीजिए, आया बात समझ में। कल आपका होगा बाबू सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का टेस्ट। 90 क्वेश्चन रहेगा बाबू उसमें, 90 क्वेश्चन, ठीक है ना। टाइम 2 आवर 15 मिनट्स, ठीक है ना। और सब 30 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ NEET नीट, ठीक है। आज का भी क्लास थोड़ा लंबा ही हो गया, ठीक है, लेकिन सारा क्वेश्चन हम लोग डील कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन सबको डील करने के बाद 2-4 रहस्य जो बचा हुआ था हम लोग उसको भी क्लियर किए, ठीक है। तो फिर कल आपका सेल का टेस्ट होगा, आज से रिवीजन कर लीजिए उसको, ठीक है। कल हम वही शाम को ही डालेंगे, ठीक है। तो उसका टेस्ट दीजिएगा आप लोग। और क्या आप लोग को पढ़ के मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझते रहिए, पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए, मेहनत कीजिए बाबू, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में, धन्यवाद।